मास्टर शर्मा, आपने जिस जहर का इस्तेमाल किया है वो मुख्य रूप से सांप के जहर, माउंट वुई बिच्छू और 7 प्रकार की जहरीली जड़ी बूटियों से बना है। मेरा मारक भी सांप के जहर, माउंट वुई बिच्छू और 7 प्रकार की जहरीली जड़ी बूटियों से बना है। क्या आप आश्वस्त हैं? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए पूछा। रेशम के शरीर में जहर पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। आप मुझसे इसे लेने की उम्मीद कैसे करते हैं? धर्मांश भाटी ने कहा। हालांकि उसने पहले ही अपने सामने वाले युवक को मंजूरी दे दी थी, लेकिन उसके लिए यह स्वीकार करना पर्याप्त नहीं था कि वो आश्वस्त था। फिर मैं तुम्हें आश्वस्त होने दूंगा। बोलते ही रणवीर पटेल ने नागराज के शरीर पर लगी चांदी की 9 सुइयां निकाली। उसने अपने हाथ में लौकी उठाकर नागराज के मुंह में डाल दिया। अच्छी शराब, अच्छी शराब। नागराज अचानक खड़ा हुआ और जोर से बोला। रेशम, चलो पहले शराब के बारे में बात नहीं करते हैं। अपनी शरीर को महसूस करें और देखें कि क्या कोई असामान्यता है। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। असामान्यताएं? नागराज ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा और अपने शरीर में होने वाले बदलावों को महसूस किया। कैसे? ये कैसे संभव है? नागराज बड़बड़ाए और रणवीर पटेल को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। तुमने मेरे साथ क्या किया? रेशम, क्या तुम असहज महसूस करती हो? मुझे बताओ, नहीं तो बहुत देर हो गई तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। धर्मांश भाटी ने नागराज की कलाई पर उंगली रखते हुए कहा। 10 साल पहले कोरियाई चिकित्सा में प्रतिस्पर्धा करने आए थे और मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी। इस जीवन में कभी भी अमर स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने के लिए मेरी किस्मत में लिखा था। हालांकि अभी अभी शराब पीने के बाद मेरी पीठ पर घाव एक गर्म धारा से हट गया था। मैं अब अमर स्वर्ग क्षेत्र में हूं। नागराज ने धीरे से कहा। छोटी यूवी, तुमने ये कैसे किया? मुझे बताओ और मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा। नागराज के आखिरी वाक्य ने सभी की आंखें चौड़ी कर दी। 10 साल पहले नागराज ने कोरिया के 8 फार्मासिस्टों को हराकर पुण्य भूमि में प्रसिद्ध हो गए थे। आज उन्होंने कहा कि वो एक युवक का शिष्य बनना चाहते हैं। ये कैसे संभव हुआ? प्रिंसिपल शर्मा, क्या अब आप आश्वस्त हैं? रणवीर पटेल ने प्रिंसिपल शर्मा को सिकोड़कर आंखों से देखते हुए कहा। लिटिल यूवी जीत गया, मैं आश्वस्त हूं। प्रिंसिपल शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। वे कैसे किसी ऐसे व्यक्ति से आश्वस्त नहीं हो सकता था जो नागराज को अपना शिष्य बना सकता था? आज मैं खुश हूं। प्रिंसिपल खान, क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैंने एक क्लिनिक खोला है कि इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन भविष्य में मेरी मदद कर सकता है? रणवीर पटेल ने खान चंगेज की ओर देखा, जो अभी भी सदमे में थे, और मुस्कुराते हुए पूछा। रेशम, जाओ पहले कपड़े बदल लो, मैं तुमसे बाद में मीटिंग हॉल में मिलूंगा। खान चंगेज ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटी यूवी, कृपया। दादाजी खान, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूं? सुशील वर्मा ने खान चंगेज की ओर देखा और धीरे से पूछा। बव्वा, तुम आज एक शक्तिशाली व्यक्ति को लाए हो। तुमने हमारे इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन को अपना चेहरा खो दिया। बस अपने दादाजी के तुम्हें ढूंढने के लिए आने का इंतजार करो। खान चंगेज ने सुशील वर्मा की ओर देखते हुए कहा। दादाजी खान, ये पूरी तरह से एक संयोग है। आप मुझे अपनी घटिया कौशल के लिए दोष नहीं दे सकते हैं। सुशील वर्मा ने जोर से कहा। आप इस तरह नहीं खेल सकते। हीन कौशल, क्या बहाना है? रणवीर पटेल, लिटिल यूवी, बहुत अच्छा, हम आश्वस्त हैं। खान चंगेज ने मुस्कुराते हुए कहा। बव्वा, तुम हमारे साथ आ सकते हो। मुझे बताओ रणवीर पटेल, लिटिल यूवी के क्लिनिक के लिए तुम्हें किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा? इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन से तुम्हें किन प्रक्रियाओं की आवश्यकता है? खान चंगेज ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय सुशील वर्मा ने एक गहरी सांस छोड़ी। तो ये बूढ़ा आदमी बस उसे डराने की कोशिश कर रहा था। छोटी यूवी, बैठो और कुछ चाय पी लो, खान चंगेज ने मुस्कुराते हुए कहा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस हॉल पिछले कमरे की तुलना में कई गुना बड़ा था। सजावट भी काफ़ी बेहतर थी। प्रिंसिपल खान, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन सिंक्लेयर्स इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। यदि आप हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। सिंक्लेयर सिर्फ एक छोटा सा क्लिनिक है जिसे मैंने जीविकोपार्जन के लिए खोला था। जीविकोपार्जन? छोटी यूवी, यदि आप केवल जीविकोपार्जन करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम जीविकोपार्जन नहीं कर पाएंगे। हम आपके क्लिनिक को इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन का हिस्सा बनने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। यदि आपके क्लिनिक को किसी चीज़ की आवश्यकता है तो आप इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन में आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यदि इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन को कोई समस्या है तो लिटिल यूवी मदद कर सकता है। यह पूछने के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं है ना? एल्डर खान, जब से आपने ऐसा कहा है मैं सहमत हो जाऊंगा। सिंक्लेयर्स 1 सप्ताह में खुल जाएंगे। आप सभी जा सकते हैं और कुछ मज़ा कर सकते हैं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। खान चंगेज ने मुस्कुराते हुए कहा। लिटिल यूवी के शुरुआती दिन हम सभी निश्चित रूप से वहाँ होंगे। मुझे किसी और चीज़ की परवाह नहीं है। जब लिटिल यूवी खुलता है तो आपको हमें भोजन प्रदान करना होगा, है ना? कुछ भी ठीक है। क्या आपको हमें उस शराब का स्वाद नहीं चखने देना है जो आपने मुझे अभी पिलाया है? नागराज ने मुस्कुराते हुए कहा। वो पहले ही एक लंबे लबादे में बदल चुका था। खान चंगेज ने सिंक्लेयर्स के उद्घाटन से पहले सुशील वर्मा को सभी समस्याओं को सुलझाने में मदद करने के लिए इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन के एक प्रबंधक की व्यवस्था की। इससे सुशील वर्मा को एक बार फिर इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन की ताकत का एहसास हुआ। मास्टर्स, मुझे आप सभी से एक सवाल पूछना है। सुशील वर्मा मीटिंग हॉल में लौटे और रणवीर पटेल से फुसफुसाए, जो इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन के एक प्रिंसिपल और 5 वाइस प्रिंसिपल्स के साथ खुशी खुशी बातचीत कर रहे थे। क्या मेरा चौथा भाई कमाल का नहीं है? लिटिल वैंग, तुम्हारा भाई एक छोटी गाय की तरह है जो विमान ले रही है। वो कमाल है।
लिटिल यूवी, ये एक निर्विवाद तथ्य है कि पारंपरिक इंडियन चिकित्सा में गिरावट आ रही है। मुझे उम्मीद है कि आपके सिनक्लेज पारंपरिक इंडियन चिकित्सा के लिए एक नया क्रेज ला सकते हैं। मैं पहले छोटी यूवी को धन्यवाद देता हूं। खान चंगेज ने रणवीर पटेल और सुशील वर्मा को दरवाजे तक ले गए और रणवीर पटेल को प्रणाम किया। बड़े खान, आप बहुत विनम्र हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई चीज़ें ऐसे ही नहीं घटेंगी। हालांकि हमारा बन मेडिकल हॉल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अधीन नहीं है, मैं आपको इंडियन दवा के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे फिर से फैलाऊंगा। पवन पटेल की बात खत्म होने के बाद वो सुशील वर्मा के पीछे पीछे जावेद यादव के आवास तक पहुंचे। दूसरे भाई, तुम्हारा स्थान बहुत भ्रष्ट है। रणवीर पटेल और सुशील वर्मा जावेद यादव के विला में घुस गए। हालांकि रणवीर पटेल को याद था कि पिछले रणवीर पटेल की याद से जावेद यादव का घर कैसा दिखता था, फिर भी जब वो फिर से यहां आए तो वो चौंक गए। भाई, ये पहली बार नहीं है जब मैं यहां आया हूं, ये भ्रष्ट कैसे है? जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने मुझे 1 सप्ताह में सिनक्लेज का नवीनीकरण पूरा करने के लिए कहा। खाका कहाँ है? यदि आपके पास ये नहीं है तो मैं इसे करने के लिए योद्धा महल के डिज़ाइन संस्थान से कहूंगा। उन्होंने मेरे लिए पहले भी ऐसा किया था, ये बुरा नहीं है। भाई सुशील, भाई मनीष को खाका दे दें। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए सुशील वर्मा से कहा। अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है तो बस मुझे कॉल करें और पूछें। सुनिश्चित करें कि ये बिल्कुल वैसा ही है। सुमेर राणा, ये खाका किसने बनाया? बैंगनी सोने के चंदन, नेफ्राइट जेड, हुआंग हुआ वली और लाल चंदन। सुमेर राणा, 1 सप्ताह की तो बात ही छोड़ दें, अगर मेरे पास 1 साल भी होता तो भी मैं इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा नहीं कर पाता। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पैसे से खरीदा जा सकता है। जावेद यादव ने खाका देखा और जोर से कहा। सिनक्लेज में सभी टेबल हुआंग हुआ वली से बने होने थे, परामर्श कक्ष बैंगनी सोने के चंदन से बना होना था, फर्श नेफ्राइट जेड से बना होना था और दवा कैबिनेट लाल चंदन से बना होना था। अन्य विवरणों के लिए उन्हें बस कुछ सोने का उपयोग करना था। जावेद यादव ने जितना इसे देखा, उनका दिल उतना ही ठंडा होता गया। इसे उतारने और सामान्य रूपरेखा प्राप्त करने के लिए किसी को खोजें। 3 दिन मेरे घर आओ और ये टेबल और कुर्सियां ले आओ, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कहता था कि अगर आप भाई एंडी के पीछे चलते हैं तो आपको खाने पीने के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये काफी है। यदि आप ये छोटी छोटी चीजें भी नहीं कर सकते तो आप मेरा अनुसरण कैसे कर सकते हैं? FCK, मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा बेवकूफ़ इस ब्लूप्रिंट के साथ आया था। आजकल लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल ब्लूप्रिंट बनाने के लिए करते हैं, लेकिन ये अच्छा है, ये ब्रश से खींचा गया है ना? ड्राइंग खराब नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आप चाहते हैं वो बहुत हास्यास्पद है। बैंगनी सोने का चंदन, आप चाहते हैं कि मैं एक खबर राट लूँ और इसे आपके लिए खोद दूँ? जावेद यादव ने शाप दिया। चौथे भाई, मेरे लिए उस आदमी को लाओ जिसने तुम्हें ये खाका दिया है। मैं उससे ठीक से पूछना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या उसके सिर पर गधे ने लात मारी थी। खांसी खांसी खांसी। भाई एंडी, मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आप 3 दिन में सामान्य रूपरेखा पूरी कर सकते हैं? रणवीर पटेल ने जावेद यादव की ओर देखते हुए कहा। ये निश्चित रूप से किया जा सकता है। मुझे विश्वास नहीं है कि आप 3 दिनों में ब्लूप्रिंट पर लिखी गई सभी सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप वास्तव में उन्हें प्राप्त कर सकते हैं तो मैं जाऊंगा और गंदगी खाऊंगा, जावेद यादव ने जोर से कहा। इसके अलावा उस आदमी को बुलाओ जिसने इस खाका को तैयार किया है। मैं उसके साथ अकेले अभ्यास करना चाहता हूं। दूसरा भाई, मुझे लगता है कि आपको इसे भूल जाना चाहिए। आप उसे हरा नहीं सकते। जल्दी करो और चौथे भाई के घर को सजाने के लिए किसी को ढूंढो। सुशील वर्मा ने चीजों को सुचारू करने की कोशिश करते हुए कहा। तीसरे भाई, मेरे व्यवसाय की चिंता मत करो, 3 दिन में सजावट जरूर हो जाएगी। आप इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन में जाने के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? उन बूढ़े लोगों में से किसी से भी निपटना आसान नहीं है। जब मैं एक्यूपंक्चर में गया और उन्हें नशीली दवा दी तो उन्होंने मुझसे 10 मिलियन से अधिक ले लिए, जावेद यादव ने जोर से कहा। चौथे भाई ने पहले ही इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन का निपटारा कर लिया है। सभी दस्तावेज और तस्वीरें 2 दिनों में ले ली जाएंगी, सुशील वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। चौथा भाई आज सुर्खियों में है। आपने उन क्यूरेटरों के भाव नहीं देखे। उन्होंने चौथे भाई को ऐसे देखा जैसे वो उनका पिता हो। लानत है, सच में मुझे विश्वास नहीं होता, जावेद यादव ने जोर से कहा। जावेद यादव ने जोर से कहा। हालांकि फोर्थ ब्रदर हाल ही में बहुत बदल गया है और ये बहुत संभव है कि उसे किसी छिपे हुए विशेषज्ञ से मार्गदर्शन मिला हो। मुझे विश्वास नहीं है कि उसके पास अब कोई वास्तविक क्षमता है, विशेष रूप से इंडियन दवा। दशकों के प्रयास के बिना वो इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन के उन अध्यक्षों की आंखों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सुशील वर्मा ने ज्यादा कुछ नहीं बताया और मुस्कुराते हुए कहा। आपको पता चल जाएगा कि फोर्थ ब्रदर का मेडिकल सेंटर कब खुलेगा। आप दूसरे भाई के साथ बात करते हैं, मैं पहले वापस जाऊंगा। कल इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन के लोग हमें प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मदद करेंगे। हमें खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। रणवीर पटेल और जावेद यादव ने कुछ देर तक एक दूसरे को चिढ़ाया और फिर रणवीर पटेल जावेद यादव का विला छोड़ दिया।
ये सिर्फ कुछ हुआंग घुआली और बैंगनी सोने के चंदन थे। ऐसा लग रहा था कि उस दिन गौले में ऐसी बहुत सारी सामग्री थी। प्रिय, तुम वापस आ गए हो। आइए मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये हमारे पड़ोसी हैं। उन्होंने मुझे रात चाल खेलना सिखाया। देखो, मैंने आज बहुत सारा पैसा जीता। पवन पटेल जैसे ही घर में घुसे, उन्होंने रात चाल के टूटने की आवाज सुनी। जब वो अंदर देखने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि यामिनी कुछ अधउम्र की महिलाओं के साथ रात चाल खेलने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। पवन पटेल अचंभित रह गए। यामिनी, मुझे कुछ राउंड खेलने दो, आप आराम करें, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। यामिनी सहमत हो या ना हो, वह सीधे यामिनी की सीट पर बैठ गया। शुद्धांश, लिटिल रास्कल, तुम एक तोप के रूप में एक छोटे से हो। रणवीर पटेल ने 70,000 रुपए के साथ फिर से रात चाल का सफलतापूर्वक खेल खेला। 2 राउंड से भी कम समय में यामिनी ने अपने द्वारा जीते गए सभी पैसे खो दिए थे। रणवीर पटेल को 30,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। थोड़ा बुरा, आपका मेडिकल सेंटर कब खुलेगा? मैं अपने पति को वहां जाकर देखने के लिए कहूंगी। अगर कुछ है तो आप उसे सीधे बता सकते हैं। वह सार्वजनिक सुरक्षा के प्रभारी हैं। रणवीर पटेल के घर में बैठी अधूम्र की महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। 80,000 रुपए से ज्यादा खोने से लेकर 20,000 रुपए से ज्यादा जीतने तक उनके चेहरे पर मुस्कान भरी हुई थी। जब मैं व्यवसाय खोलूंगा तो मैं निश्चित रूप से आपको भोजन कराऊंगा। मैं आपको बाद में फोन करूंगा। आप उसे बताएं कि ये आंटी हुआंग थी जिन्होंने आपको फोन किया था और आपसे छूट देने के लिए कहा था। ये उस जगह से ज्यादा दूर नहीं है जहां आपने कहा था। रणवीर पटेल ने अपने घर में महिला से मुस्कुराते हुए कहा। वह अच्छे मूड में था क्योंकि वह पहले ही 30,000 रुपए जीत चुका था। आपके मेडिकल सेंटर के सामने पार्किंग स्थल, मैं उन्हें बाद में बुलाऊंगा। वे उद्घाटन के दिन आपके लिए पर्याप्त पार्किंग आरक्षित करेंगे। चिंता मत करो, थोड़ा बुरा। रणवीर पटेल के घर में बैठी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। रात चाल के 4 राउंड के बाद रणवीर पटेल को कुल 1,80,000 रुपए का नुकसान हुआ। एक राउंड जीतने के अलावा वह मूल रूप से हर समय रात चाल खेल रहे थे, जिससे महिलाएं खुशी से मुस्कुरा रही थीं। आंटी, मैं आपको रात के खाने के लिए रुकने के लिए नहीं कहूंगा। हम बाद में रात के खाने के लिए बाहर जाएंगे। आप अक्सर आकर खेल सकती हैं, रणवीर पटेल ने महिलाओं से मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने यामिनी को अलविदा कहा और पटेल परिवार के पुराने घर से एक साथ बाहर निकल गए। बड़े बदमाश, आप इन महिलाओं के साथ एहसान करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उनका पैसा जीतना ही जीत है, वह और क्या कर सकती हैं? यामिनी ने थपथपाकर कहा। यामिनी, यह मानव जगत है। क्या आपको नहीं लगता कि मेरे लिए ऐसा करना दिलचस्प है? मैंने उनसे पैसे खो दिए और उन्होंने हमारी मदद करने के लिए अपने रिश्ते का उपयोग किया। इसे कहा जाता है मानव जगत में जीवन। मानव जगत केवल 100 वर्षों तक चलता है। अगर हम अपनी क्षमता के साथ सब कुछ करते हैं तो यह उबाऊ होगा। क्या आप भी स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने से पहले मानव दुनिया में इसी तरह रहते थे? यामिनी ने हैरान होकर पूछा। उसकी याद में उसने उजाड़ सड़क पर चलने के लिए परी चारू का पीछा किया। रास्ते में मजबूत का सम्मान किया जाता था। वो नहीं जानती थी कि उसने कितने महान राक्षसों को मार डाला और कितने तथाकथित धर्मी लोगों को नाराज किया। तभी उसने हेवनली पैलेस में जगह जीती, एक ऐसी जगह जहां हर कोई कांप उठा। अगर मैं उस समय महान ऋषि सूर्य से नहीं मिला होता तो चौधरी परिवार के गांव का अर्जुन अब एक अकेला भूत होता। महान ऋषि ने मुझे बहुत सी चीजें सिखाईं और निश्चित रूप से उन्होंने मुझसे बहुत सी चीजें छीन लीं। वो 300 वर्षों में नवजात आत्मा के चरण में पहुंच गया, 500 वर्षों में अपनी आत्मा को अलग कर लिया और 700 वर्षों में स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ गया। स्वर्गीय न्यायालय में मैंने 10,000 वर्षों में एक छोटे से दिव्य अमर से स्वर्ण अमर क्षेत्र तक खेती की। मैंने केवल दूसरों से मानव दुनिया के सुखों के बारे में सुना है। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन, ये पता चला है कि आपका नाम अच्छा है। यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। महान ऋषि ने मेरा नाम बदलकर शेखर कर दिया। हालांकि मैं अपना वर्तमान नाम पटेल स्काउंड्रल पसंद करता हूं। अच्छे लोग लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं, जबकि आपदाएं 1000 साल तक जीवित रहती हैं। पटेल बदमाश का ये नाम काफी दिलचस्प है। पटेल बदमाश ने मुस्कुराते हुए कहा। मानव दुनिया में 100 साल? मैं 100 साल तक मानव दुनिया में पागल होने के लिए आपके साथ चलूंगी। यामिनी ने रणवीर पटेल को शराब पीते हुए देखा और फुसफुसाया। ओह, जब से परी यामिनी ने इसका पता लगा लिया है, चलो एक साथ स्नान करें और मानव दुनिया में सबसे सुखद काम करें। रणवीर पटेल ने वाइन गॉकी को दूर रखा, यामिनी को खींचा और बाथरूम में गायब हो गया। वरुण गंगवार, यामिनी कई घंटों से मानव दुनिया में है। क्या आपको लगता है कि उसे वो लड़का मिल गया है, माइंड रीडिंग इमॉर्टल? स्वर्गीय दरबार में सबसे रहस्यमय जगह मून पैलेस में सफेद रंग की एक महिला एक सोफे पर बैठी थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कौन सा आसन लिया, वो आसपास के वातावरण के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो सकती थी। सुंदरता, ये महिला एक सुंदरता नहीं थी, क्योंकि उसकी सुंदरता अवर्णनीय थी।
वो चारू थीं, एक महान खलनायक जिसने जीवन का अमृत चुरा लिया और अपने प्रेमी को छोड़ दिया। बहन, चलो देखते हैं। वरुण गंगवार ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, बुरे आदमी, तुम क्या करना चाहते हो? निकल जाओ। यदि आप स्नान करना चाहते हैं तो आपको इसे एक एक करके करना होगा। पटेल परिवार के पुराने घर में यामिनी ने रणवीर पटेल को जोर से धक्का दिया। रणवीर पटेल हिले नहीं और उनके हाथ यामिनी को छूते रहे। परी, यहां तक कि सिस्टर चारू ने भी तुम्हें मुझे खोजने के लिए मानव दुनिया में आने देने के लिए सहमत हो गईं। ऐसा लगता है कि वो हमारे रिश्ते को पहचानती हैं। आपने ये भी कहा था कि आप 100 साल तक मानव दुनिया में पागल होने के लिए मेरे साथ चलोगे। आपने अभी जो कहा उसे आप कैसे भूल सकते हो? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, और उनके हाथ एक पल के लिए भी खाली नहीं थे। नहीं, अभी नहीं, यामिनी ने धीरे से कहा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ट्रू लॉर्ड माइंड रीडिंग उसके साथ ऐसा करने के लिए इतना कामुक और साहसी होगा। यामिनी, ये मानव दुनिया है और तुम मेरी पत्नी हो। पुरुषों और महिलाओं के लिए एक दूसरे से प्यार करना सामान्य बात है। बस अपने पति की बात मानो। रणवीर पटेल ने यामिनी को अपनी बाहों में पकड़ लिया और नल चालू कर दिया। यामिनी ने जोर से सांस ली और उसका प्रतिरोध कमजोर और कमजोर होता गया। भाई बुरे आदमी, नहीं। भाई बुरे आदमी, मुझे ये चाहिए। भाई बुरे आदमी, मुझे ये चाहिए। क्या? वे क्या कर रहे हैं? चारू ने लाइट रिफ्लेक्टिंग मिरर की ओर नहीं देखा। यामिनी की चीखें सुनकर वो शर्मा गईं और जोर से वरुण गंगवार से पूछा, वे क्या कर रहे हैं? उस समय हम ऐसे काम कर रहे थे जो पुरुष और महिला दोनों करना पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये माइंड रीडिंग परफेक्टेड मोनार्क इतना अच्छा होगा। मैं उनसे कई बार स्वर्गीय न्यायालय में मिला था, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। उसके पास हिम्मत है। क्या? पुरुष और महिलाओं को क्या करना है? वरुण गंगवार, क्या आपको भी ये पसंद है? क्या ये मजेदार है? चारू ने सिकुड़कर पूछा। बिल्कुल, ये मजेदार है, लेकिन ये वास्तविक युद्ध जितना मजेदार नहीं है, वरुण गंगवार ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया। बैंग, यहां से निकल जाओ, जैसे कि तुम्हारी बहन की तरह। वरुण गंगवार को एक अदृश्य शक्ति द्वारा उड़ा दिया गया और दक्षिणी स्वर्गीय द्वार के खंभे से टकराया। पूरा स्वर्गीय दरबार हिल गया। खांसी खांसी खांसी, मुझे तुम्हारी बहन पसंद नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, वरुण गंगवार ने निकी तरह कहा। उनका दिमाग अभी भी बाथरूम में रणवीर पटेल और यामिनी के सीन पर कब्जा कर रहा था। वरुण गंगवार, भाड़ में जाओ। फिर स्वर्गीय दरबार में एक तेज आवाज सुनाई दी और वरुण गंगवार को फिर से उड़ते हुए 33 स्वर्गों से बाहर उड़ते हुए भेज दिया गया। खांसी खांसी खांसी, वरुण गंगवार ने उसे फिर से कैसे नाराज किया? शतरंज खेलने वाले कई शांगजियान फुसफुसाए। बात मत करो, परी गुस्से में है। वरुण गंगवार उसके हमले का सामना कर सकते हैं, लेकिन अगर ये हम पर हमला करता है तो हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि हम कैसे मर गए। नंगे पांव अमर फुसफुसाए। ये सिर्फ शतरंज का खेल है, इतनी सारी चीजें कैसे हो सकती हैं? तरुण जैन फुसफुसाए। ये कुछ ऐसा है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को पसंद है। ये क्रोधित करने वाला है। मैं उस जुन्नी की बात कैसे सुन सकता था और यामिनी को निचले दायरे में जाने दे सकता था? ये क्रोधित करने वाला है। चारू ने सांस लेते हुए कहा, हाँ, पुरुष और महिला दोनों को ये पसंद है। ठीक ठाक है, ये बहुत दिलचस्प लगता है। मानव संसार में 100 वर्ष हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप किस तरह की परेशानी का सामना कर सकते हैं। चारू, जो एक क्षण पहले घबराया और हताश था, जोर से हंसा। पागल औरत, वो वास्तव में एक पागल महिला है। जुन्नी पूर्वज जो उपदेश दे रहा था दंग रह गया और फिर मुस्कुराते हुए कहा। सभी अमर जो जुन्नी पूर्वज के उपदेश को सुन रहे थे भ्रमित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जुन्नी पूर्वज की ऐसी अभिव्यक्ति होगी। यामिनी, क्या आप सहज हैं? रणवीर पटेल और यामिनी के बीच लड़ाई के बाद, एन की युद्ध मैदान में बदलाव के बाद, वे बेडरूम में बड़े बिस्तर पर लेट थे। रणवीर पटेल ने आराम से अपने बड़े हाथ यामिनी के स्तनों पर रखे और मुस्कुराते हुए पूछा, प्रिय, मुझे और चाहिए। यामिनी ने धुंधली आंखों से कहा, अहम अहम अहम। यामिनी, इस तरह की बात बंद होनी चाहिए, अन्यथा ये स्वर्ग के सद्भाव को नुकसान पहुंचाएगा। रणवीर पटेल ने खांसते हुए कहा। पुरुष मुझे और चाहिए शब्दों से सबसे अधिक डरते थे। बुरा आदमी, बुरा आदमी। अगर मेरी बहन को पता चलता है कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो क्या वो आपको मार डालेगी? फेंगे ने रणवीर पटेल की तरफ देखा और कहा, नश्वर दुनिया में 100 साल होते हैं, परी हस्तक्षेप नहीं करेगी। सो जाओ, हमें कल कुछ महत्वपूर्ण करना है, रणवीर पटेल ने कहा और यामिनी को गोद में लेकर सो गए। उन्होंने आज अभ्यास नहीं किया क्योंकि उन्होंने आज पर्याप्त अभ्यास किया था। आरामदायक, नश्वर दुनिया में जीवन बहुत अच्छा है। सुबह 9 बजे पटेल शुआई ने अपनी आंखें खोलीं। यामिनी अभी तक नहीं उठी थी। इन सभी वर्षों में पटेल शुआई ने कभी भी 9 बजे के बाद इस तरह से नींद नहीं सोई थी, यहां तक कि उन दिनों में भी जब वो मानव दुनिया में थे। रणवीर पटेल ने अपने कपड़े नहीं पहने। उसने बिस्तर पर लेटी हुई यामिनी की ओर देखा और उसके दिल में गर्मी की लहर दौड़ गई। शैतान का हाथ फिर से सोती हुई यामिनी के पास पहुंचा। गड़बड़ मत करो बहन, गड़बड़ मत करो, यामिनी बड़बड़ाई। रणवीर पटेल ने फिर से यामिनी पर झपट्टा मारा। एक और घंटा बीत गया और कमरा वसंत से भर गया।
स्टड, आप एक स्टड हैं, एक स्टड थ्रू एंड थ्रू। यामिनी बाथरूम से बाहर आई और रणवीर पटेल को घूरते हुए जोर से बोली। इस समय रणवीर पटेल ने पहले ही अपने कपड़े पहन लिए थे। उसने एक हाथ में लौकी और दूसरे हाथ में लौकी पकड़ी थी। वो मुस्कुराया और यामिनी की ओर देखा। वो उसे डांट सकती थी, लेकिन वो उसे डांट नहीं सकती थी। बड़ा बुरा आदमी, मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं, यामिनी ने लाल चेहरे के साथ कहा। कुछ चीजें वास्तव में बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करती हैं। आज आपका पति व्यक्तिगत रूप से खाना बनाएगा। इस लौकी में बहुत सारी अच्छी सामग्री है, हम इन्हें बर्बाद नहीं कर सकते, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा और इत्मीनान से किचन में चले गए। अरे ये बहुत बड़ा है, चलो आज इसे नहीं खाते हैं। अगर मैं आग को दबाकर विस्फोट नहीं कर सकता तो ये परेशानी भरा होगा। रणवीर पटेल ने अपने हाथ में 7 स्टार डेमोनिक टाइगर का चाबुक पकड़ते हुए कहा। रहने भी दो, चलो कुछ सांप का सूप बनाते हैं, ये चीज खाने के लिए सुरक्षित है। रणवीर पटेल का खाना बनाना अच्छा था। लगभग 1 घंटे बाद स्वादिष्ट भोजन की एक मेज परोसी गई। वो और यामिनी खाने लगे। बड़ा बुरा आदमी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका खाना इतना स्वादिष्ट होगा। भविष्य में हम खाने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, आप घर पर खाना बना सकते हैं, यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल रणवीर पटेल का खाना बनाना स्वादिष्ट था। स्वर्गीय दरबार की सामग्री तब तक स्वादिष्ट थी जब तक वे पकाई गई थीं। हालांकि रणवीर पटेल फिर भी मुस्कुराए और सिर हिलाया। कल उसने यामिनी को पूरे दिन तक प्रताड़ित किया। चाहे कुछ भी हो, उसे उसकी भरपाई करनी थी। खाने पीने के बाद हमें व्यवसाय में उतरना होगा। इसके साथ ही रणवीर पटेल ने लौकी उठाई और यार्ड में चले गए। फिर लौकी से बैंगनी सोने की नन्मू की लकड़ी निकली। चीखना। पॉर्श 911 में विस्फोट करने वाली बड़ी जीप पटेल परिवार के आंगन के बाहर रुक गई। मनीष कटिहार आ चुके थे। सटीक रूप से कहें तो वो जीवित वापस आ गया था। दूसरा भाई, ये एक अच्छी जगह है। चौथे भाई ने यहां घर कब खरीदा? मनीष कटिहार ने दरवाजे पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए पूछा। उसके पिता ने इसे उन पर छोड़ दिया, वो हाल ही में आया है, जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। चलिए चलते हैं। उस महीने के दौरान जब आप यहां नहीं थे, चौथा भाई योद्धा महल में सुर्खियों में था। अब योद्धा महल के 4 कीट योद्धा महल के 3 कीट बन गए हैं। चौथा भाई अब योद्धा महल का हीरो है। FUCK, क्या ये असली है? हम भाइयों को अतीत में मार्शल सिटी के 4 कीट कहा जाता था क्योंकि हम इसका अनुसरण करते थे और कुछ चीजें करते थे, मनीष कटिहार ने जोर से कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि चौथा भाई वास्तव में एक विशेषज्ञ से मिला हो? वो वास्तव में बहुत बदल गया। बड़े भाई चलो चलते हैं, हम पहले ही दरवाजे पर हैं। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे हमें बताएं कि अमेरिका में आपके साथ क्या हुआ। मैंने सुना है कि आपने कहा था कि आप बाल बाल बच गए हैं। जावेद यादव ने हंसते हुए दरवाजे पर लात मारी। चौथे भाई दरवाजा खोलो, आप दिन के बीच में दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? दरवाजा खोलो, बिग ब्रदर और मैं आपको देखने के लिए यहां हैं। अरे कोई आश्चर्य नहीं कि आज मेरी दाहिनी आंख फड़क रही थी। ऐसा लगता है कि मैंने कम शराब पी। रणवीर पटेल ने हंसते हुए हाथ लहराया। विला का दरवाजा सीधे खुल गया। करीब 2 मीटर लंबा मनीष कटिहार और बड़े मोटे जावेद यादव दरवाजे पर खड़े थे। कोई भी इसे कैसे देखता था, वे बिल्कुल भी सामंजस्यपूर्ण नहीं दिखते थे। अरे चौथे भाई, तुम्हें ये लड़की कहाँ मिली? मुझे कुछ दिनों के लिए कुछ मस्ती करने दो। तुम्हारी शर्तें क्या हैं? जैसे ही दरवाजा खुला, मनीष कटिहार की नज़र यामिनी पर पड़ी और चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। भाई मनीष है ना? मैं रणवीर पटेल की पत्नी हूं। अंडरवर्ल्ड के नियमों के अनुसार आपको अपनी भाभी के साथ छेड़खानी करने की सजा दी जाएगी। मेरा कंजर बहुत अच्छा है। क्या आप इसे स्वयं करना चाहते हैं या आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है? यामिनी ने मनीष कटिहार की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने हाथ में कंजर लहराया और सीधे 1 मीटर चंदन काट दिया। मनीष कटिहार के माथे पर ठंडे पसीने की परत लथपथ थी। खांसी खांसी खांसी। भाभी, ये एक गलतफहमी है, एक पूर्ण गलतफहमी है, मनीष कटिहार ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वो नहीं जानता था कि कंजर किस प्रकार की दिव्य वस्तु थी, वो निश्चित रूप से वो नहीं कर सकता था जो यामिनी ने अभी दिखाया। सैनिक राजा, अगर आप दूसरों को हरा सकते हैं तो वे आपको सैनिक राजा मनीष कटिहार कहेंगे। यदि आप दूसरों को नहीं हरा सकते तो उन्हें परवाह नहीं होगी कि आप सैनिक राजा हैं या डाकू वाला। भाई अनादि, क्या आपने मुझे भाई मनीष से नहीं बताया? क्या आप हाल ही में अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा कंजर इतना तेज है कि मैं आपकी चर्बी भी हटा सकता हूं। इसके साथ ही यामिनी के हाथ में कंजर उड़ गया और दरवाजे के सामने की दीवार में धंस गया। जावेद यादव इतने डर गए थे कि उनके पैर कांपने लगे और उन्होंने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया। बहन यामिनी, शांत हो जाओ, ये मेरी गलती है, शांत हो जाओ। मैं हाल ही में सुमेर राणा के घर के नवीनीकरण में व्यस्त हूं।
बहन यामिनी, तलवारों की आंखें नहीं होती, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, जावेद यादव हकलाते हुए बोले। ठीक है यामिनी, उन्हें डराओ मत, चलो अंदर चलते हैं और आराम करते हैं। इसके साथ ही रणवीर पटेल ने यामिनी को लिविंग रूम में खींच लिया। लाओ एर, सुमेर राणा की पत्नी इतनी शक्तिशाली है, तुम्हें ये कहाँ मिली? मनीष कटिहार ने अपने माथे पर ठंडा पसीना पोंछते हुए धीमी आवाज में पूछा। मुझे भी नहीं पता, मुझे लगता है कि वो अफिलिएटेड हाई स्कूल की छात्रा भी है। वो अमेरिका के एक बड़े परिवार की वारिस हैं और सुमेर राणा की छोटी बहन है। कौन जानता है कि ये सच है या नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि आप उसे नाराज ना करें। आपने देखा कि उसने अभी क्या किया। वो और चौथा भाई संभवतः एक अलौकिक विशेषज्ञ के शिष्य हैं। कमरे में मौजूद यामिनी ने यह स्पष्ट रूप से सुना और जोर से हंसी। भाई मनीष, इसे देखो, ये एक उच्च गुणवत्ता वाला पर्पल गोल्ड फोइबे है। यहां तक कि पूरे योद्धा महल में भी इस आकार का एक भी नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुमेर राणा के पास यहाँ इतने सारे होंगे। जावेद यादव फुसफुसाते हुए बोले, क्योंकि उनकी नज़र पर्पल गोल्ड फोइबे पर पड़ी थी। वो वहां पर हुआंग घुआली है। ये बहुत पुरानी सामग्री लगती है। ये चीज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे पैसे से खरीदा जा सके। क्या ऐसा हो सकता है कि चौथे भाई को वास्तव में एक विशेषज्ञ द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया हो? मनीष कटिहार ने धीरे से कहा। बड़े भाई, दूसरा भाई, क्या आप अंदर आकर ड्रिंक नहीं करना चाहते हैं? रणवीर पटेल ने कमरे में जोर से कहा। मनीष कटिहार और जावेद यादव खुशी से कमरे में भाग गए। चौथा भाई, हालांकि हमें धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी मुझे आपको धन्यवाद देना है। अमृत के लिए धन्यवाद, अन्यथा मैं निश्चित रूप से जीवित वापस नहीं आ पाता। मनीष कटिहार ने गंभीरता से कहा। हम भाई हैं, इतना विनम्र मत बनो। लेकिन भाई मनीष, आपकी अमेरिका यात्रा के दौरान इतनी बड़ी बात हुई, क्या आपको पर्दे के पीछे का व्यक्ति मिल गया है? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए पूछा। गोयल परिवार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक छिपा हुआ परिवार मुझमें इतनी दिलचस्पी लेगा। मनीष कटिहार ने मुस्कुराते हुए कहा। योद्धा महल के सैन्य क्षेत्र में गोयल परिवार का एक बच्चा है। मैंने पिछली बार प्रतियोगिता के दौरान उसे हराया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गोयल परिवार मेरी अमेरिका यात्रा के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति को मेरे ठिकाने के बारे में बताएगा जिसे इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। मैं लगभग खुद को मुसीबत में डाल चुका था। गोयल परिवार? भाई मनीष, क्या ये राजधानी का गोयल परिवार है? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए पूछा। अगर ये गोयल परिवार नहीं है तो योद्धा महल सैन्य क्षेत्र से निपटने और योद्धा महल सैन्य क्षेत्र को उनके सामने मेरा ठिकाना बताने में और कौन इतना सक्षम होगा? मनीष कटिहार ने नाराजगी के साथ कहा। उन्होंने कहा, सैन्य क्षेत्र के बड़े बॉस ने मुझे इस मामले को आगे नहीं बढ़ाने के लिए कहा। लानत है, मैं चाहकर भी इसका पीछा नहीं कर सकता। मैं एक छिपे हुए परिवार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। हम उन्हें अपमानित करने का जोखिम क्यों नहीं उठा सकते? उन्होंने हमें अपमानित करने की हिम्मत की। मुझे परवाह नहीं है कि वो योद्धा महल या राजधानी से हैं, भले ही वो भगवान की ओर से हों, हम उन्हें वापस ले लेंगे। इससे पहले कि रणवीर पटेल कुछ कह पाते, उनके बगल में जावेद यादव जोर से बोले। गोयल परिवार है ना? मैं गोयल परिवार के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों और हमारी कंपनी के बीच सभी व्यापारिक लेन देन बंद कर दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो एक छिपा हुआ परिवार क्या खा और पी सकता है। उन्होंने कहा। भाई मनीष, भाई रुपया ने पिछले कुछ दिनों में कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि भाई अनादिज आज जो सुंदर था। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मैं सिंक्लेयर्स में मामला खत्म कर लूं तो चलो गोयल परिवार के पास चलते हैं और देखते हैं कि कौन मेरे भाई को मारना चाहता है। चौथा भाई, मुझे सच बताओ, क्या आप भी एक एकांत प्रिय परिवार के सदस्य हैं या आप उन एकांत संप्रदायों में से किसी एक के शिष्य हैं? जिस तरह से आप अभी अभिनय कर रहे हैं वो महान बदमाश पटेल से बिल्कुल अलग है जिसे हम पहले से जानते थे। मनीष कटिहार ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, यहाँ कोई बाहरी नहीं है, बस हम 3 भाई और भाभी हैं। सच कहूँ तो मैं लंबे समय से ये सवाल पूछना चाहता था। मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा कौन बना सकता है। वो वास्तव में कुछ है। जावेद यादव ने बड़े पेट से कहा। भाई बुरा आदमी, ये तुम्हारी गलती है। तुमने भाई रुपया को हमारे संप्रदाय के बारे में नहीं बताया। हम कोई शर्मनाक संप्रदाय नहीं है, इसलिए उसे बताने में कोई बुराई नहीं है। यामिनी ने दोनों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। हम भी एक एकांत संप्रदाय हैं, लेकिन हम दूसरों के साथ बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई हमें धमकाने की हिम्मत करता है तो हमारे पास केवल एक ही सिद्धांत है। अगर वे हमें नाराज नहीं करते हैं तो हम उन्हें नाराज नहीं करेंगे। अगर वे हमें ठेस पहुंचाते हैं तो हम उनके पूरे परिवार को सफा कर देंगे। हम 100 साल तक मानव दुनिया में जो चाहेंगे वो करेंगे। भाभी, आप वास्तव में सीधी हैं। यामिनी की बात सुनकर मनीष कटिहार के चेहरे पर काली रेखाएं भर गईं। उसके सामने एक खूबसूरत लड़की वाकई सख्त थी। चौथा भाई, क्या आपके पास बाहर की सारी लकड़ी है? जावेद यादव ने हाथ मलते हुए पूछा। ठीक है, चूंकि आप इसे नहीं कर सकते, मैं इसे स्वयं करूंगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बाहर दुर्लभ लकड़ी को देखते ही जावेद यादव की आंखें चमक रही थीं। समझदार नजर वाले कोई भी व्यक्ति देख सकता था कि ये बड़ा फैटी लकड़ी पर नजर गड़ाए हुए था। चौथा भाई, तुम क्या कह रहे हो? लेकिन मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। पुण्य भूमि के आधे हिस्से में की इतना पर्पल गोल्ड फोइबे नानमू नहीं है। भाई, तुम्हें ये कहाँ से मिला? जावेद यादव ने धीमी आवाज में पूछा। ये स्क्रैप लकड़ी के कुछ टुकड़े हैं। अगर और कुछ नहीं है तो दोनों भाइयों का पेट भर जाना चाहिए। आप पहले जा सकते हैं।
दूसरा भाई, नवीनीकरण के साथ बने रहें, मैं 2 दिन में फर्नीचर भेज दूंगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। हे चौथे भाई, अब जब मेरे पास लकड़ी है तो मुझे आपके ब्लूप्रिंट पर फर्नीचर पर भरोसा है। जब मुझे लकड़ी मिल जाएगी तो मैं आपके ब्लूप्रिंट पर फर्नीचर बनाने के लिए सबसे अच्छा शिल्पकार ढूंढूंगा, जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे भाई को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद इसका ख्याल रखूंगा। आपको जाना चाहिए और देखना चाहिए कि सिनक्लेयर्स का नवीनीकरण कैसा चल रहा है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। चौथे भाई, मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं करने जा रहा हूं। मुझे इस पर्पल गोल्ड फोइबी नैनमू का एक टुकड़ा दें। वैसे भी आपको इतनी जरूरत नहीं है, मुझे एक टुकड़ा दो। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो और मैं इसे तुम्हारे लिए बदल दूंगा, मनीष कटिहार ने जोर से कहा। दूसरा भाई, तुम गलत हो। आपने न केवल फर्नीचर के मामले में मेरी मदद नहीं की, बल्कि आप मेरी सामग्री का भी लाभ उठाना चाहते हैं। आप बड़े भाई कैसे हो सकते हैं? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने घर में आपकी मदद की, नवीनीकरण में आपकी मदद की और आपको इधर उधर भागने में मदद की। मैंने हाल ही में कुछ किलोग्राम वजन कम किया है और मुझे सिर्फ एक स्क्रैप लकड़ी का टुकड़ा चाहिए। क्या तुम मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? मुझे परवाह नहीं है। मुझे खाना पकाने के लिए एक चॉपिंग बोर्ड याद आ रहा है, मैं स्क्रैप को ले लूंगा। जावेद यादव ने कहा कि यामिनी ने जिस पर्पल गोल्ड फोइबी नैनमू को काटा था उसका टुकड़ा उठाया और दरवाजे से बाहर चले गए। दूसरा भाई, वो छोटी बहन की है, क्या आप ये नहीं पूछेंगे कि क्या मैं सहमत हूँ? यामिनी ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा। भाभी, मैं पहले ही सब कुछ ले जा चुका हूँ, बस इसे मुझे दे दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए सुमेर राणा पर नजर रखूंगा। अगर वो फिर से योद्धा महल में बेवकूफ बनाने की हिम्मत करता है तो मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। जावेद यादव ने यामिनी की ओर देखा और चापलूसी के इशारे से कहा। यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद दूसरा भाई, आप लकड़ी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे तराशना चाहते हैं तो मेरे पास अभी समय है और मैं आपकी मदद कर सकता हूं। उसके हाथ में खंजर कोई साधारण खंजर नहीं है। वो और चौथा भाई दोनों एक छिपे हुए संप्रदाय से हैं, इसलिए उनकी शिल्प कौशल असाधारण होनी चाहिए। यहां तक कि अगर ये बर्बाद हो गया है तो ये सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा है। जावेद यादव ने अपनी आंखें घुमाई और अपनी बाहों में लकड़ी का टुकड़ा लेकर यामिनी के पास चले गए। भाभी, मुझे आपको ऐसा कुछ बनाने में शर्म आ रही है जो आपकी है। हालांकि मैंने लंबे समय से चौथे भाई से सुना है कि भाभी एक छिपी हुई प्रतिभा है। मैं इस लकड़ी को तराशने के लिए भाभी पर छोड़ दूंगा। जावेद यादव के बोलते ही उन्होंने यामिनी को पर्पल गोल्ड संदन थमा दिया। पति, आप मेरे दोनों भाइयों के साथ थोड़ी देर के लिए चैट कर सकते हैं, मैं दूसरे भाई को इस चीज को तराशने में मदद करने जा रहा हूं। यामिनी ने कहा कि वो बैंगनी सोने के टुकड़े के साथ घर में चली गईं, जिसे जावेद यादव अभी भी अपनी बाहों में ले जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सुमेर राणा, भाभी साधारण नहीं है। मनीष कटिहार, जो इस पूरे समय चुप थे, मदद नहीं कर सके, लेकिन कह सके जब उन्होंने यामिनी को अपने हाथों में लकड़ी का टुकड़ा लेकर घर में आते देखा। हा, आपको हंसाने के लिए मुझे खेद है। मुझे गोयल परिवार के बारे में बताएं, जब मेरे पास समय होगा तो मैं उनसे मिलूंगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। सुमेर राणा, मैं अपने मामले खुद सुलझा लूंगा। यद्यपि आप एक छिपे हुए संप्रदाय के शिष्य हैं, लेकिन आप गोयल परिवार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। अब भी मैं केवल मौन में ही पीड़ित हो सकता हूं। अगर मैं गोयल परिवार को उकसाने से बच सकता हूं तो मैं उन्हें उकसाने की पूरी कोशिश करूंगा। मनीष कटिहार ने सिगरेट जलाई और धीरे से कहा। उन्होंने कहा कि गोयल परिवार की शक्ति जो दूसरा भाई देखता है वो केवल एक सहायक परिवार है जो गोयल परिवार के नाम का उपयोग कर रहा है। असली गोयल परिवार कुछ भी करना नहीं जानता और पैसे की परवाह नहीं करता है। अगर उन्हें पैसा चाहिए तो वे आसानी से पैसे पा सकते हैं। उनके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई चीजें उनके लिए जीवन भर उपयोग करने के लिए पर्याप्त हैं। मैं उस गुआओं से निपटने का एक तरीका सोचूंगा जिसे मुझसे शिकायत है, मनीष कटिहार ने आगे कहा। भाई मनीष, चाहे कुछ भी हो, मैं गोयल परिवार के उन लोगों के साथ कारोबार खत्म कर दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुख्य पात्र हैं या उनके अनुचर हैं, जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कहा, लेकिन सुमेर राणा, आपको गोयल परिवार से क्या शिकायत है? मैंने पिछली बार महाजन फी से सुना था, लेकिन विस्तार से नहीं पूछा। ये कोई बड़ी शिकायत नहीं है, मैं बस गोयल परिवार के युवा मालिक की महिला के साथ सो गया था। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई अनादि, आपको पता होना चाहिए कि निशा गोयल परिवार के युवा मालिक की मंगेतर है। सुमेर राणा, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। आपके लिए मेरी प्रशंसा एक मूसलाधार नदी की तरह है, ये अनंत है। अब से मैं आपका अनुसरण करूंगा। जावेद यादव इस बार वास्तव में चौंक गए थे। निशा खान परिवार की गर्व से भरी बेटी थी। वो खान परिवार की हीनता के बारे में थोड़ा जानता था। उसने निशा और गोयल परिवार के युवा मालिक के बीच की बात के बारे में भी सुना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका अपना चौथा भाई उसे सीधे नीचे ढकेल देगा। कितना अद्भुत! FCK, मुझे लगा कि आप बदल गए हैं। ये पता चला है कि आपका स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला है। चूंकि चीजें इस तरह की हैं, इसलिए जो कुछ भी हमारे रास्ते में आएगा उससे हम निपटेंगे। गोयल परिवार को इसकी परवाह किसे है या नहीं? मनीष कटिहार ने जोर से कहा। अगर उसने ये नहीं कहा तो और कोई रास्ता नहीं था। वो पहले ही गोयल परिवार की मंगेतर को नीचे धकेल चुका था। गोयल परिवार को देर सवेर पता चल जाएगा कि सुलह करना असंभव है। फिर उसे युद्ध की तैयारी करनी थी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आप बहुत उत्साह से बात कर रहे हैं। करीब 1 घंटे बाद यामिनी घर से बाहर चली गई। दूसरा भाई, मुझे नहीं पता कि आपको क्या पसंद है, लेकिन एक चीज है जो आपको निश्चित रूप से पसंद है, और वो है सुंदर महिलाएं। इसे देखें और देखें कि क्या आप संतुष्ट हैं। बोलते ही यामिनी ने उसके पीछे से एक सजावट निकाली।
भाभी, नहीं, मास्टर यामिनी, क्या ये वास्तव में आपके द्वारा उकेरा गया है? आपने इसे पहले नहीं तराशा था, है ना? जावेद यादव अपने सामने लगे गहने से चौंक गए। वो बहुत सारे नक्काशी करने वाले उस्तादों को जानता था और उसके घर में बहुत सारे गहने थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसके सामने वाले की तरह नहीं था, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे में जीवित थे। इस सजावट का अनादर मत करो, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, यामिनी ने सख्ती से कहा। यामिनी की पत्नी, मुझे मत बताओ कि ये मूर्ति आकाश में है। जावेद यादव ना सिर्फ चौंक गए, बल्कि रणवीर पटेल भी उनके सामने की सजावट से चौंक गए। यदि यामिनी पहले से ही विनाशकारी रूप से सुंदर थी, तो इस सजावट पर महिला ने सुंदर शब्द को पूरी तरह से पार कर लिया था। वो परिपूर्ण थी और उसे किसी भी तरह से छुआ नहीं जा सकता था। अपमानजनक? हालांकि ये वसा कामुक है। जब मैं इस सजावट को देखता हूं तो मुझे केवल प्रशंसा होती है। भाभी, अगर आप ऐसी सुंदरता तराशती हैं तो ये वसायुक्त भविष्य में अन्य महिलाओं को कैसे देख सकता है? इसे भूल जाओ, मैं इस चीज को नहीं ले सकता। इसे अपने पास छोड़ देना बेहतर है। जावेद यादव ने अपना सिर हिलाया। उसने वास्तव में सजावट नहीं ली और दरवाजे से बाहर चलने के लिए मुड़ गया। चौथा भाई, फर्नीचर को पकड़ो। मैं व्यक्तिगत रूप से नवीनीकरण पर नजर रखूंगा। मेरा वाइन जार सबसे नीचे है। जब आपका काम पूरा हो जाए तो मैं पीना चाहता हूं। जावेद यादव ने 2 बार चिल्लाया। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि भाभी के पास ऐसा कौशल होगा। मनीष कटिहार धीरे धीरे होश में आ गया। मानव दुनिया में इतनी सुंदर महिला कैसे हो सकती है? मुझे डर है कि केवल स्वर्ग में चारू ही इतनी सुंदर हो सकती है, मनीष कटिहार ने आह भरते हुए कहा। कैसे? आपको कैसे पता चला? यामिनी और रणवीर पटेल दंग रह गए और एक ही समय में पूछा। चौथा भाई, भाभी, मुझे ऐसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। मैं अब वापस जा रहा हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका में आपकी मदद के लिए धन्यवाद। क्या आपके पास अभी भी वो अमृत है जो आपने मुझे दिया था? मनीष कटिहार ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा मेडिकल सेंटर खुलने के बाद मैं आपसे संपर्क करूंगा। मार्शल आर्ट के रास्ते पर चलना बेहतर है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिय, मैं यहाँ इतने लंबे समय से हूँ, मुझे अपनी बहन की याद आती है, यामिनी ने अपने हाथ में आभूषण को देखते हुए फुसफुसाया। पलक झपकते ही 100 साल बीत जाएंगे। आपने एक परी आभूषण उकेरा है, हमें इसे कहाँ रखना चाहिए? मैं परी आभूषण की पूजा करने के लिए एक फेंग शुई गठन स्थापित करूंगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अपने सामने वाली महिला के प्रति सम्मान से भरा हुआ था, चाहे वो वास्तविक व्यक्ति हो या आभूषण। रूही, तुमने मुझे इतने लंबे समय से फोन नहीं किया, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? मैं अपना काम पूरा करने के बाद तुम्हें ढूंढने के लिए एफिलिएटेड हाई स्कूल जाऊंगा, रणवीर पटेल ने फोन के दूसरे छोर पर संजना से कहा। बुरे आदमी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, संजना फुसफुसाई। पटेल शुआई को लग रहा था कि कुछ ऐसा है जिससे संजना चिंतित हो गई है। राजंश परिवार ने किसी को वॉरियर कासल में भेजा है। मेरे दादाजी ने मुझे ये बताने को कहा कि वे तुम्हें ढूंढ सकते हैं। ऐसा लगता है कि व्योमेश मर चुका है, संजना ने धीमी आवाज में कहा। राजंश परिवार? ठीक है, मैं समझ गया। तो चलो, चिंता मत करो। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा पति क्या करने में सक्षम है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर राजंश परिवार मेरे साथ परेशानी नहीं देखता है तो कोई बात नहीं। अगर वे ऐसा करते हैं तो मुझे राजंश परिवार से मिलने में कोई आपत्ति नहीं है, जब मैं राजधानी में गोयल परिवार से मिलता हूं। प्रिय, तुम्हें सावधान रहना होगा। राजंश परिवार जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा भयानक है। यदि तुम इसे संभाल नहीं सकते हो तो तुम हमारे परिवार के पास जा सकते हो, मैंने अपने दादाजी को पहले ही बता दिया है, संजना ने अपने होंठ काटते हुए कहा। प्रिय, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अगले शनिवार मेरा क्लिनिक व्यवसाय के लिए खुलेगा, मैं तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजूंगा। चूंकि ये हमारा अपना व्यवसाय है, इसलिए मुझे अपनी सभी पत्नियों को बुलाना होगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मालकिन, आपने हाल ही में हमसे संपर्क नहीं किया है। ऐसा लगता है कि आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, संजना ने ईर्ष्या के संकेत के साथ कहा। क्या आपको जलन हो रही है? तकेशी यूनिवर्सिटी होटल जाएं और एक कमरा बुक करें, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आज रात आपको ढूंढने जाऊंगा। बदमाश, बड़ा बदमाश, आप केवल इतना जानते हैं कि मेरा फायदा कैसे उठाना है, संजना ने लाल चेहरे के साथ कहा। मैं आपको थोड़ी देर में एक संदेश भेजूंगा। इसके साथ ही संजना ने फोन रख दिया। छोटी लड़की, क्या तुम प्यार के बारे में सोच रही हो? स्नेही ने संजना के चूतड़ को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा। ये सही है, मैं वसंत के लिए तरस रहा हूँ। मैं अभी राउर मुँह की तरह कैसे हो सकता हूँ? भाई ज़ारा, हम आज रात क्या खा रहे हैं? भाई ज़ारा, चलो बाद में खरीदारी करने चलते हैं। भाई ज़ारा, क्या आपको नहीं लगता कि मेरे कपड़े सुंदर हैं? संजना ने स्नेही की आवाज़ की नकल करते हुए हंसते हुए कहा। लानत है लड़की, तुम वास्तव में मेरे बारे में ऐसा कहने की हिम्मत करती हो? मुझे लगता है कि आपको उस रणवीर पटेल ने गुमराह कर दिया है। मुझे आपके शरीर की जांच करने दो। ऐसा लगता है कि अब तुम उतनी साधारण छोटी रूही लिंग नहीं हो। इसके साथ ही स्नेही ने संजना के सीने को छुआ, फिर उसने वास्तव में अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया।
आप अभी भी ये कहने की हिम्मत करते हैं कि मुझे भटकाया गया है? मुझे लगता है कि आपने उस बड़े आदमी से भी अच्छा नहीं सीखा। आपने वास्तव में कपड़े उतारना सीख लिया। क्या आप और आपका भाई ज़ारा अक्सर इस तरह खेलते हैं? संजना ने मुस्कुराते हुए कहा। लानत है लड़की, तुम अभी भी बात कर रही हो। थोड़ी देर में कमरा वसंत से भर गया। तुमने इतने लंबे समय से सिस्टर पीहू से संपर्क नहीं किया है। आप केवल व्यभिचार करना जानते हैं। क्या आप अपने अपराध को जानते हैं? रणवीर पटेल ने पीहू का नंबर डायल किया। अंत में दूसरी तरफ से शिव की आवाज आई। छोटी महेशा, पीहू कहाँ है? पीहू को फोन का जवाब देने दो, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी औषधीय गोली कहाँ है? सिस्टर यामिनी ने पहले कहा था कि आपके पास औषधीय गोलियां हैं जो मेरी ताकत बढ़ा सकती हैं। आप मुझे औषधीय गोली कब देने जा रहे हैं? मैं पहले ही आपकी छोटी पत्नी बनने के लिए सहमत हो चुकी हूं, शिव ने जोर से कहा। छोटी लड़की, तुम वास्तव में शर्म नहीं जानती। पीहू बाथरूम से बाहर आई और फोन छीन लिया। उसने शिव की ओर देखा और कहा, बुरा आदमी भाई, आप हाल ही में कैसे हैं? क्या कुछ गड़बड़ है? पीहू ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ भी गलत नहीं है। हाल ही में मैं कुछ छोटे मामलों में व्यस्त रहा हूं, इसलिए मैंने आपसे संपर्क नहीं किया है। क्या आपको अपने पति की याद आती है? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटी महेशा को कुछ दिनों तक इंतजार करने के लिए कहो। जब मैं सिंक्लेयर्स में अपना व्यवसाय शुरू करूंगा तो मैं इसे उसे दे दूंगा। सिंक्लेयर्स? मैंने भाई शाहिल से सुना है कि आप एक चिकित्सा केंद्र खोलने जा रहे हैं। क्या ये सच है? पीहू दंग रह गई और मुस्कुराते हुए बोली। मैं अगले शनिवार को तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजूंगा। ये हमारे पुराने पटेल परिवार का पहला आधिकारिक व्यवसाय है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर हम शनिवार को एक दूसरे से मिलेंगे। आपको नील और अन्य लोगों से संपर्क करना चाहिए। कुछ दिन हो गए हैं और आपने उन्हें फ़ोन भी नहीं किया। पिछली बार जब हमने एक साथ भोजन किया था तो सेलेजा ने भी पूछा था कि क्या आप बाहर बेवकूफ़ बना रहे थे और हमारे बारे में भूल गए थे? पीहू ने थोड़ा लाल चेहरा करके कहा। समझ गया सुंदर पत्नी, मैं उन्हें थोड़ी देर में फ़ोन कर लूँगा। इसके अलावा मेरी छोटी पत्नी को कहें कि जब वो उस दिन वहाँ जाए तो सुंदर कपड़े पहने। हा 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 हा। इतना कहने के बाद रणवीर पटेल ने फ़ोन रख दिया। नील, तुम्हें पता है, ये बड़ा बुरा आदमी वास्तव में अविश्वसनीय है। वो कुछ दिनों के लिए स्कूल छोड़ दिया और उसने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन भी नहीं किया कि वो सुरक्षित है। सेलेजा ने खाना खाते हुए तमन से कहा। मैं जल्दी में नहीं हूं। तुम एक बिस्तर गर्म करने वाली लड़की जल्दी में क्यों हो? तमन ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो अपने हाथ में रूबिक्स क्यूब के साथ खेलती है। वो हर दिन यामिनी को अपनी बाहों में लिए बाहर आनंद ले रहा होगा। सेलेजा ने हार नहीं मानी और कहा, यह सबसे अच्छा परिणाम है। हो सकता है कि वो लड़कियों को लेने के लिए किसी योद्धा महल या जिनलिंग बार में गया हो। वो इस तरह का काम बहुत करते थे। सेलेजा, अगर तुम्हें उसकी याद आती है तो बस उसे कॉल कर लो। मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें देखो, जब से बिग ब्रदर बैड गाय ने स्कूल छोड़ा है तुमने उसके बारे में बात करना बंद नहीं किया। तमन ने अपने हाथ में रूबिक्स क्यूब खत्म किया और मुस्कुराते हुए कहा। मैं उसे फ़ोन करूंगा। मैं उससे पूछूंगा कि वो क्या कर रहा है। उसने हमसे संपर्क भी नहीं किया। सेलिजा ने कहा कि उसने फ़ोन उठाया और डायल करने ही वाली थी। आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बिग ब्रदर बैड गाय बुला रहा है। हे। तमन का फ़ोन बजा और उसने मुस्कुराते हुए सेलिजा से कहा, मुख्य पत्नी वास्तव में मेरे जैसी बिस्तर गर्म करने वाली लड़की से अधिक लोकप्रिय है। सेलिजा ने थपथपाते हुए कहा। बिग ब्रदर बैड गाय, मुझे पता है आपको अपने शरीर की देखभाल करनी होगी और हमसे अधिक बार संपर्क करना होगा। लिटिल सेलिजा गुस्से में है। तमन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप लिटिल सेलिजा से कुछ शब्द कहना चाहते हैं? लिटिल सेलिजा को फ़ोन का जवाब देने दो। क्या आपको अपने बड़े भाई की याद आती है? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बिग बैड गाय, आपको स्कूल से दूर एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। आप हमें कॉल करना भी नहीं जानते। सेलिजा ने फ़ोन लेते हुए जोर से कहा। अपने बड़े भाई को बताओ, क्या किसी ने आपको एक प्रेम पत्र लिखा था जब आपका बड़ा भाई स्कूल में नहीं था? अगर कोई आपके बड़े भाई की लड़की को चुराने की हिम्मत करता है तो आपका बड़ा भाई बेशर्मी से उनकी दीवारों को गिरा देगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बुरा आदमी, बड़ा बुरा आदमी। लिटिल सबनम और मैं पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। स्नातक होने के बाद हम कॉलेज नहीं जाएंगे। पैसा कमाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अन्यथा आप अपनी महिला को कैसे खिलाने जा रहे हैं? सेलिजा फुसफुसाई। लिटिल सेलिजा सीधी है। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद आपका बड़ा भाई आपको अंदर ले जाएगा। इतना कहने के बाद रणवीर पटेल ने फ़ोन रख दिया। इसके बाद रणवीर पटेल ने करीना से संपर्क किया। करीना भी गुस्से में थी। आप पहले ही कुछ दिनों के लिए स्कूल छोड़ चुके थे, लेकिन आपने फ़ोन भी नहीं किया। कौन नाराज़ नहीं होगा? रणवीर पटेल ने उन्हें कुछ देर के लिए दिलासा दिया। सामग्री लगभग अन्य लड़कियों के समान ही थी। वो शनिवार को लड़कियों से मिलने जा रहा था। वो फ़ोन नहीं उठा रही है, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। रणवीर पटेल ने निशा को कई बार फ़ोन किया लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया।
रणवीर पटेल बुदबुदाए और थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे, हालांकि वो पिछले कुछ दिनों से डिवाइड कर रहा था और कुछ भी नहीं हुआ था। बी, आपने इतने दिनों के लिए स्कूल छोड़ दिया और आपने केवल मुझसे संपर्क करने के बारे में सोचा, और आपने उन लड़कियों से संपर्क करने के बाद ही मेरे बारे में सोचा। बी स्टर्ड, एक बिग बी स्टर्ड। निशा ने 3 बार फोन की घंटी बजने दी, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। पीहू, क्या टीचर खान हाल ही में ठीक हैं? रणवीर पटेल ने पीहू को फिर से फोन किया और मुस्कुराते हुए पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, आपने अभी मुझे फोन किया और मुझे टीचर खान का फोन आया। उसने आपके बारे में भी पूछा, पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपके पास शिक्षक खान से बात करने के लिए कुछ है? कुछ नहीं, मुझे समझ में आ गया। चलो शनिवार को मिलते हैं। इसके साथ ही रणवीर पटेल ने फोन रख दिया और निशा को फिर से फोन किया। छोटी श्वांग श्वांग, तुम अपने पति का फोन नहीं उठा रही हो, क्या तुम विद्रोह कर रही हो? निशा ने फोन उठाया। रणवीर पटेल ने निशा के बोलने का इंतजार नहीं किया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे टीचर खान कहो। निशा ने खंडे स्वर में कहा, क्या बात, क्या बात? छोटे श्वांग श्वांग, तुम अतीत में ऐसे नहीं थे। मेरा मेडिकल सेंटर शनिवार को खुल रहा है, मैं आपको भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। सुंदर कपड़े पहनो। रणवीर पटेल नाराज नहीं थे और मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कहा, मैं कुछ दिनों में गोयल परिवार के पास जाऊंगा। आपको गोयल परिवार के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। रणवीर पटेल, मत जाओ, ये लो कि मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। गोयल परिवार के पास मत जाओ, आप वहां नहीं जा सकते। निशा ने रणवीर पटेल की बातें सुनकर जल्दी से कहा, क्या तुमने पहले नहीं कहा था, अगर मैं चाहता हूं कि तुम मेरी महिला बनो तो मुझे गोयल परिवार से निपटना होगा। इसके बाद मैं गोयल परिवार से बात करूंगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने हाल ही में असहज महसूस किया? यदि तुम असहज महसूस करते हो तो अस्पताल मत जाओ, मुझे खोजने के लिए सीधे क्लिनिक में आओ। तुम्हारी बीमारी अस्पताल में ठीक नहीं हो सकती। रणवीर पटेल और निशा ने कुछ देर और बातें की। निशा के ठीक होने का जानकर रणवीर पटेल ने फोन रख दिया। बहुत अधिक महिलाओं का होना अच्छी बात नहीं थी। आधी दोपहर बीत गई जबकि उसने उनमें से प्रत्येक को बुलाया। रणवीर पटेल ने अचानक यामिनी की चिल्लाने की आवाज सुनी और एक छलांग लगाते हुए वो यामिनी के सामने आ गए। बड़ा बुरा आदमी, अगर आप अपनी छोटी गर्लफ्रेंड के साथ काम कर चुके हैं तो जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। यामिनी, तुम वास्तव में मेरी अच्छी पत्नी हो। आपकी शिल्प कौशल स्वर्गीय न्यायालय में भी प्रथम श्रेणी की है। रणवीर पटेल ने यार्ड में विभिन्न फर्नीचर को देखा और आह भरी। बड़े बुरे आदमी, मेरे पास आपके लिए सभी बैंगनी सोने के चंदन की सामग्री है, बाकी आप खुद कर सकते हैं। मैं आराम करने जा रहा हूं। रणवीर पटेल को आते देख यामिनी मुड़ी और कमरे में चली गई। ठीक है यामिनी, अंत तक मेरी मदद करो। मैं आपको बचे हुए पीने शीशम और लाल चंदन के चित्र दूंगा, मेरी मदद करो। रणवीर पटेल ने यामिनी के पास पहुंचकर कहा, अब तुम यामिनी को जानती हो। मैंने अभी सुना है कि आप उन छोटी लड़कियों के साथ खुशी से बात कर रहे थे। क्या तुम रात को बाहर नहीं जा रहे हो? यामिनी ने रणवीर पटेल की ओर देखा और कहा, रात में मेरे साथ घर पर रहो और मैं इसे करने में आपकी मदद करूंगी। वरुण गंगवार के अलावा हेवनली कोर्ट में कोई भी बढ़ईगिरी में मेरी तुलना नहीं कर सकता। यामिनी, तुमने ये सुना है, मैंने उनसे वादा किया है, मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकता। रणवीर पटेल ने बेशर्मी से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगा, परी यामिनी सबसे अच्छी है। इतना कहने के बाद यामिनी के जवाब देने से पहले रणवीर पटेल सीधे कमरे में भाग गए। बड़ा बुरा आदमी, बेवकूफ घोड़ा, देर सवेरे एक महिला के साथ कुछ बुरा होगा, यामिनी ने थपथपाकर कहा। उसके हाथ नहीं रुके, उसके हाथ में खंजर लकड़ी पर तेजी से फिसल गया। अगर दूसरों ने ये देखा तो वे निश्चित रूप से चौंक जाएंगे। कोई कल्पना कर सकता है कि एक खंजर इतना उत्तम फर्नीचर बना सकता है। मैं बहुत थक गई हूं। बुरा आदमी, सब कुछ तैयार है। स्नान करने के बाद मुझे आशा है कि आप मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने दे सकते हैं, अन्यथा आप आज बेवकूफ बनाने के लिए बाहर नहीं जा सकते, यामिनी ने जोर से कहा। यामिनी की पत्नी, चलो देखते हैं कि क्या ये आपके स्वाद के अनुरूप है। करीब 1 घंटे में रणवीर पटेल ने 12 डिश बनाए, जिनमें से 8 गर्मागर्म और 4 ठंडे। उसने मुस्कुराते हुए यामिनी से कहा, अच्छी सामग्री और रणवीर पटेल के बेहतर खाना पकाने के कौशल के साथ पूरा कमरा सुगंधित था। तुम वास्तव में एक घोड़े हो। अपनी छोटी प्रेमिका को डेट करने के लिए बाहर जाने के लिए तुम्हें इतना प्रयास करना चाहिए। क्या मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती? यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाल पूरी तरह से सूखे नहीं थे। उसने धीरे से अपने कपड़े उतार दिए, जिससे उसके बर्फ सफेद स्तन दिखाई दिए। यामिनी की पत्नी, तुम आज थक गई हो, मुझे पहले आपको सहज बनाना चाहिए। इतना कहने के बाद रणवीर पटेल ने यामिनी को उठाया और बेडरूम की तरफ चल दिए। आह, मुझे नीचे रखो, मुझे आज रात तुम्हारी परवाह नहीं है, जल्दी करो और मुझे नीचे रख दो, यामिनी जोर से चिल्लाई। अभी भी शर्मिला? यामिनी की पत्नी, आपने कड़ी मेहनत की है, पति आपको मसाज देंगे।
थोड़ी देर बाद बेडरूम में सिर्फ हांफने की आवाज सुनाई दी। एक आदमी बनना आसान नहीं है, एक अच्छा आदमी बनना और भी कठिन है। मेरे जैसा अच्छा आदमी बनना स्वर्ग पर चढ़ने से भी कठिन है। रणवीर पटेल बुदबुदाए। एक छलांग के साथ वो पहले ही पटेल परिवार की हवेली से बाहर कूद चुका था। कई सप्ताह के बाद रणवीर पटेल की अमर ऊर्जा मुश्किल से एक उड़ती तलवार का समर्थन कर सकी। इस बार उन्होंने वास्तव में सीधे तलवार काइनेसिस उड़ान इस्तेमाल किया। हालांकि एक बात जो रणवीर पटेल को नहीं पता थी, उनकी तलवार काइनेसिस उड़ान महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन पूरे योद्धा महल में सभी क्षमता वाले उपयोगकर्ता या काश्तकार और यहां तक कि पूरी पुण्य भूमि में कमोबेश एक शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस कर रहे थे। हिमालय पर्वत के नीचे स्वर्ण झील के नीचे सिकुड़े बूढ़े आदमी ने भी एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं। तो जिस व्यक्ति ने लिटिल टियान को मारा वो यहां है। अच्छा, बहुत अच्छा। बस तुम प्रतीक्षा करो। जब ये बूढ़ा आदमी एकांत से बाहर आएगा तो वो निश्चित रूप से तुम्हें तुम्हारे खून से भुगतान करेगा। इतना कहने के बाद सिकुड़े हुए बूढ़े ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कितनी शक्तिशाली तलवार ऊर्जा है। क्या ऐसा हो सकता है कि तपोवन में वे पुराने साथी टूट गए हों? राजधानी के एक विला में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति भौएं चढ़ाए हुए फुसफुसा रहा था। ये शख्स कोई और नहीं था बल्कि पुण्य भूमि में एबिलिटी यूजर्स के नेता गोयल परिवार के मुखिया गंभीर गोयल थे। जैसे गंभीर गोयल आह भर रहे थे, तपोवन, शक्तिपीठ, भैरवपीठ, व्रजसेन, देवसागर, दक्षिण सागर, हिमसागर और मर्त्य लोक के अन्य सभी स्थानों जहां किसान थे, विस्मयादि बोधक की लहरें पैदा कर रहे थे। रणवीर पटेल की इस बार की तलवार काइनेसिस फ्लाइट तितली प्रभाव की तरह थी, जिसके कारण पुण्य भूमि में कई लोग सो नहीं पा रहे थे। बड़ा बुरा आदमी, इतना समय हो गया है और वो अभी भी नहीं आया है। वो अभी भी लोगों को इंतजार करा रहा है। संजना ने ताकेशी यूनिवर्सिटी के होटल में एक कमरा बुक किया था। ये वो जगह भी थी जहां उनका और रणवीर पटेल का पहला जुनून था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी रणवीर पटेल नहीं पहुंचे थे। संजना ने उत्सुकता से शिकायत की, रूही मेरी पत्नी, मैं यहां हूं। आपको प्रतीक्षा करने से चिंतित होना चाहिए। रणवीर पटेल अचानक होटल के कमरे में आ गए, जिससे संजना काफी डर गईं। बुरा आदमी, तुम इतनी देर से आए, मैं सोने जा रहा हूं, वापस जाओ। संजना ने जानी पहचानी आवाज सुनी। वो पहले तो खुश थीं, लेकिन फिर गुस्से में बोली, तो चलो एक साथ सोते हैं। रणवीर पटेल ने संजना को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उनके मुंह को अपने मुंह से ढक लिया। थोड़ी देर बाद संजना का शरीर नरम हो गया। फिर पूरा कमरा सबसे आदिम वातावरण से भर गया। बेशक रणवीर पटेल ने इस बार अच्छा काम किया। उसने पूरे कमरे को ध्वनिरोधी बना दिया। रूही, तुमने फोन पर कहा था कि राजांश परिवार के लोग वॉरियर कैसल में आ गए हैं। क्या ये खबर विश्वसनीय है? मैं किसी और चीज के बारे में चिंतित नहीं हूं जब तक कि वे मेरे शुरुआती दिन खुद को शर्मिंदा नहीं करते हैं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसे अपने दादाजी से सुना है। वो हमारे बारे में पहले से ही जानता है। संजना शर्माते हुए बोली, फिर ऐसा लगता है कि मुझे आपके दादाजी से मिलने के लिए कुछ समय निकालना होगा और आपसे शादी करने के लिए कुछ सगाई के उपहार तैयार करने होंगे। नहीं तो मुझे इस जगह पर आना पड़ेगा। ये एक अफेयर होने जैसा है। रणवीर पटेल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, सौभाग्य से दादाजी को आपके नाम के बारे में वेन बैटल के बाद ही पता चला। अन्यथा अगर उसे मार्शल सिटी के 4 कीट और 5 जहरों के बारे में पता होता तो वो पहले ही आपको टुकड़े टुकड़े कर देता और खाई में फेंक देता। संजना ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे खाई में फेंक दिया जाता है तो तुम्हारे साथ कौन सोएगा? रणवीर पटेल ने कहा। उसने संजना को गले लगाया और उसे जोश से चूमा। बुरा आदमी, संजना शर्माते हुए चिल्लाईं। उन्होंने कहा, राजांश परिवार राजधानी में काफी शक्तिशाली है। इस बार 4 लोग आए। दादाजी के मुताबिक इनमें से 2 तेजस्वी रहेजा हैं जो अमर वर्ग में पहुंच चुके हैं। दादाजी ने मुझे ये बताने के लिए कहा था। अमर वर्ग के क्षेत्र के विशेषज्ञ, रोचक, उन्हें आने दो, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। रूही, वसंत का एक पल 1000 सोने के बराबर है। आइए इस नमी की समस्या के बारे में बात ना करें। फिर उनके पास जुनून का एक और दौर हुआ। इस जेड पेंडेंट को पहने, ज्याओसी और अन्य लोगों को एक एक दें। अगर राजांश परिवार के लोग आपके पास आते हैं तो उन्हें मेरा पता बताएं और मैं इससे निपट लूंगा, रणवीर पटेल ने कहा और 6 जेड पेंडेंट संजना को सौंप दिए। प्रत्येक जेड पेंडेंट पर सूर्य शब्द लिखा हुआ था। संजना के हाथ में जेड पेंडेंट पर सूर्य शब्द लिखा हुआ था। क्या आप इसे स्वयं उन्हें नहीं देने जा रहे हैं? वे जलन करेंगे, संजना ने धीमी आवाज में कहा। मैं इसे शनिवार को तुम्हें देने जा रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अमर वर्ग क्षेत्र। रणवीर पटेल ने अपनी आंखें मूंद लीं। सुबह 6 बजे पवन पटेल ने गहरी नींद में सो रही संजना को धीरे से चूमा और एक बार फिर अपनी तलवार पर सवार होकर पटेल परिवार की पुरानी हवेली में उड़ गए। पुण्य भूमि के सभी महाशक्ति वाले मार्शल कल्टिवेटर दहशत की स्थिति में थे। बड़े बदमाश, तुम वापस आ गए हो। तुम काफी हाई प्रोफाइल हो, अपनी तलवार पर उड़ रहे हो। ये कदम निश्चित रूप से लड़कियों को लेने में उपयोगी होगा। जैसे ही वो घर पहुंचा, यामिनी जाग गईं और मुस्कुराते हुए बोलीं, अहम, मेरी पहली पत्नी जाग रही हैं। क्या आप सोना नहीं चाहते? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा और यामिनी के पास बैठ गए। स्टड, यामिनी ने डांटा।
आज खरीदारी करने के लिए मेरे साथ चलो, अन्यथा तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। मुझे आज कुछ महत्वपूर्ण काम करना है, पहले घर जाना है। जाओ, बूढ़े आदमी को देखो और उसे हमारे चिकित्सा केंद्र के उद्घाटन के बारे में बताओ। इन सब चीज़ों को जावेद यादव को भेजने का कोई तरीका सोचो, लेकिन अपनी स्टोरेज रिंग का उपयोग ना करें। यदि आप एक साथ इतनी सारी चीज़ें प्रकट कर सकते हैं तो लोग डर जाएंगे। यामिनी ने आंगन में विभिन्न फर्नीचर की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पत्नी यामिनी बहुत विचारशील है। आओ, मुझे एक चुंबन दो, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। रणवीर पटेल ने कहा और अपने होंठों को करीब ले आया। दफा हो जाओ, जल्दी से बदलो, मैं दोपहर में रातचल खेलने के लिए रातचल हाउस जा रहा हूं। मेरे काम में देरी मत करो, यामिनी ने रणवीर पटेल को धक्का देते हुए कहा। रातचल के घर में रातचल? आपको क्या लगता है कि अगर आपकी बहन को पता चल गया तो उसकी अभिव्यक्ति क्या होगी? रणवीर पटेल ने भौएं चढ़ाते हुए कहा और फिर घर में भाग गए। आपने ये कहा, जीवन केवल 100 साल का है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद मेरी बहन मुझे कुछ दिनों में वापस जाने के लिए कहेगी, उस समय मुझे इस तरह खेलने का मौका नहीं मिलेगा। करीब आधे घंटे बाद रणवीर पटेल ने अपने कपड़े बदले, फिर दोनों ने कुछ नाश्ता किया और पटेल परिवार के विला में चले गए। बव्वा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम आ रहे हो? लड़की के साथ आराम करें, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। रणवीर पटेल और यामिनी घर पर थे। बुढ़िया सबसे ज्यादा खुश थी। उसने रणवीर पटेल की बात नहीं मानी और किचन में भाग गई। यामिनी यहाँ है। सात्विक पटेल वापस आए और यामिनी की ओर देखा। उन्होंने रणवीर पटेल की तरफ देखा भी नहीं। बव्वा, तुमने स्कूल छोड़ दिया? तुमने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? बूढ़े आदमी, बच्चे के लिए वापस आना आसान नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ स्कूल छोड़ना है। दरअसल स्कूल जाने का कोई मतलब नहीं है। उन छात्रों को देखो, वे हमारे पोते जितने भी अच्छे नहीं हैं। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सब आपकी वजह से है, सात्विक पटेल ने कहा। जब उसने बुढ़िया को अपना सिर बाहर निकालते देखा तो वो तुरंत उदासीन हो गया। बव्वा, मेरे साथ अध्ययन कक्ष में आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यामिनी, तुम घर के चारों ओर घूम सकती हो, अगर कुछ है तो बस मुझे बताओ। बव्वा, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ समय के लिए दक्षिण में रहो। मैंने आपके दादाजी रूपांश से संपर्क किया है, आप उसके साथ 1 साल तक रह सकते हैं। सात्विक पटेल ने इधर उधर नहीं मारा और सीधे कहा। दादाजी राजांश परिवार के बारे में जानते हैं? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। व्योमेश की मौत का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। मेरे साथ आओ। सात्विक पटेल ने सिर हिलाया और डेस्क पर एक बटन दबाया। अध्ययन में फिर से एक छोटा सा स्वीट दिखाई दिया। रणवीर पटेल चौंक गए। वो अपनी याद में इस छोटे से स्वीट के बारे में कुछ नहीं जानता था। बूढ़े ने इसे अच्छी तरह से छिपा दिया था। आदि राजांश, मैंने आपको पहले भी कहा था कि लिल टियान को स्पेशल एबिलिटी ग्रुप में रजिस्टर करें और उसे कुछ समय के लिए बूढ़े आदमी से सीखने दें, लेकिन आपने नहीं सुना। अब जब ऐसा कुछ हुआ है तो आप हमारे स्पेशल एबिलिटी ग्रुप से क्या करवाना चाहते हैं? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने राजांश परिवार के कुलपति आदि राजांश से कहा। उन्होंने कहा, निश्चित भाटी राजांश परिवार की गलती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, लिल टियान को मरना नहीं चाहिए था। आप लिल टियान की क्षमता जानते हैं, आम लोग उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। जिस व्यक्ति ने उसे चोट पहुंचाई है वो एक क्षमता उपयोगकर्ता होना चाहिए। आपका विशेष क्षमता समूह वही करेगा जो आप उचित समझेंगे, आदि राजांश ने जोर से कहा। 3 दिन पहले व्योमेश को योद्धा महल से वापस राजधानी भेज दिया गया था। आदि राजांश ने कभी नहीं सोचा था कि जिस पोते पर उन्हें इतना गर्व था वो योद्धा महल की यात्रा के बाद इस तरह समाप्त हो जाएगा। व्योमेश ने उस प्रसिद्ध डॉक्टर को आमंत्रित किया जिसे राजांश परिवार राजधानी में रख सकता था, लेकिन अंत में वे व्योमेश की जान नहीं बचा सके। उनके पास पुण्य भूमि में स्पेशल एबिलिटी ग्रुप से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसा आप उचित समझे वैसा करें। फिर क्या करना है? जो व्यक्ति लिल टियान के मस्तिष्क को तोड़ सकता है वो एक क्षमता उपयोगकर्ता होना चाहिए और मन पर नियंत्रण रखने में बेहद मजबूत होना चाहिए। मैंने आने से पहले ही स्पेशल एबिलिटी ग्रुप के रिकॉर्ड की जांच कर ली है। पुण्य भूमि में ऐसा कोई क्षमता उपयोगकर्ता नहीं है। ये मामला हमारे विशेष क्षमता समूह के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। निश्चित भाटी ने सिर हिलाया। इसका मतलब है कि लिल टियान की हत्या करने वाला व्यक्ति पुण्य भूमि के स्पेशल एबिलिटी ग्रुप में रजिस्टर्ड नहीं है। उस स्थिति में इस समस्या को हल करना आसान है। चूंकि वो आपके विशेष क्षमता समूह से नहीं है, इसलिए हम इसे स्वयं पता लगा लेंगे, आदि राजांश ने काले चेहरे के साथ कहा। उस मामले में धन्यवाद भाई निशित, बिना किसी कारण के राजांश परिवार में आने के लिए। हमारे मेहमान को बाहर देखें। निश्चित भाटी नाराज नहीं थे। वे राजांश परिवार छोड़ने से पहले मुड़कर आदि राजांश को देख रहे थे। वे उन शब्दों को रोक रहे थे कि एक देर के चरण के कॉनेटर एक्सपर्ट के पास व्योमेश के मस्तिष्क के डोमेन को तोड़ने की क्षमता थी, लेकिन उन्होंने इसे जोर से नहीं कहा। कुरुधारा, पवन राजांश, सिद्धार्थ राजांश और रणवीर राजांश
तुरंत वॉरियर कासल में जाएं और लिल टियान की मौत का सच पता लगाएं। हत्यारे को राजधानी में वापस लाओ, चाहे वो मृत हो या जीवित, आदि राजांश ने जोर से कहा। 2 मध्य चरण इमॉर्टल रेल्म क्षेत्र के विशेषज्ञों और 2 प्रारंभिक चरण इमॉर्टल रेल्म क्षेत्र के विशेषज्ञों को बाहर भेजा गया था। पुण्य भूमि में ऐसे बहुत से परिवार नहीं थे जो एक साथ इतने सारे इमॉर्टल रेल्म क्षेत्र के विशेषज्ञों को जुटा सकें। थोड़ा बुरा, तुम बहुत होशियार हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं चाहता हूं कि तुम कुछ समय के लिए दक्षिण में रहो, सात्विक पटेल ने मॉनिटर बंद करते हुए धीरे से कहा। मुझे पता है कि आपका क्या मतलब है दादाजी। तो आप सहमत हैं? मैंने तुम्हारे दादाजी को रूपांश कहा है, तुम आज ही चले जाओगे? सात्विक पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति लड़ने से बेहतर जानता है जब बाधाएं उसके खिलाफ होती हैं। राजांश परिवार के उस बच्चे का आपसे कोई लेना देना हो या नहीं, आपको कुछ समय के लिए दक्षिण में रहना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं है कि राजांश परिवार आपको खोजने के लिए दक्षिण में वे परिवार के पास जाने की हिम्मत करेगा। मुझे पता है कि आपका क्या मतलब है दादाजी, लेकिन मेरा मतलब यह है कि बेहतर होगा कि मैं वॉरियर महल में रहूं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ों को दूर की यात्रा नहीं करनी चाहिए। आप और दादी पहले से ही इतने बूढ़े हैं, मेरे लिए आपके साथ रहना बेहतर है। अमर वर्ग के 4 विशेषज्ञ पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। थोड़ा बुरा, मेरा अब कोई बेटा नहीं है, तुम मेरे इकलौते पोते हो, इस बार आपको ना चाहकर भी जाना होगा। सात्विक पटेल ने जोर से कहा, अगर आपको फिर से कुछ हो गया तो मैं मरने के बाद आपके माता पिता का सामना नहीं कर पाऊंगा। चिंता मत करो दादाजी, राजांश परिवार में कॉर्नेट एक्सपर्ट हैं। वास्तव में मेरे संप्रदाय ने मेरी रक्षा के लिए कॉर्नेट विशेषज्ञों को भी भेजा है, चिंता मत करो। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, वे 4 लोग एक साथ यामिनी को भी नहीं हरा सकते, मुझे चोट पहुंचाना तो दूर की बात है। थोड़ा बुरा, अब जिद्दी होने का समय नहीं है। मुझे पता है कि आप चिंतित हैं कि आपके जाने के बाद राजांश परिवार मेरे पीछे आ जाएगा। चिंता मत कीजिए, राजांश परिवार मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। रणवीर पटेल ने कुछ नहीं कहा, उसने अपना हाथ बढ़ाया और हवा में कुछ पकड़ लिया। सूअर के सिर के आकार की एक चट्टान उसके हाथ में उड़ गई और पाउडर में बदल गई। दादाजी चिंता मत करो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि रणवीर पटेल अब पुराने रणवीर पटेल नहीं है। यामिनी कुछ दिन पहले सही थी। अगर लोग मुझे नाराज नहीं करते हैं तो मैं उन्हें नाराज नहीं करूंगा। अगर कोई मुझे ठेस पहुंचाता है तो मैं उसके पूरे परिवार का सफाया कर दूंगा। मैं जो चाहूंगा करूंगा। यदि आपको ये पसंद नहीं है तो आप मुझसे लड़ सकते हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। सात्विक पटेल ने जमीन पर पड़ी पाउडर चट्टान को देखा और पूरी तरह से चौंक गए। थोड़ा बुरा, मुझे पता है कि आप किसी छिपी हुई संप्रदाय के शिष्य हो सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने कुछ वास्तविक कौशल सीखे होंगे। तुम बहुत शक्तिशाली हो। सात्विक पटेल ने बहुत देर बाद बुदबुदाया। अब तुम्हारी ताकत क्या है? मैं मुश्किल से अमर स्वर्ग क्षेत्र के अंतिम चरण में हूं। अगर मैं तुमसे कहूं तो भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। सीधे शब्दों में कहें तो मैं राजांश परिवार द्वारा भेजे गए लोगों की तरह हजारों लोगों को अपना हाथ हिलाकर मार सकता हूं। चलिए चलते हैं। जब मेरे पास समय होगा तो मैं आपको और दादी को स्वस्थ होने में मदद करूंगा। आप अपने परपोते परपोतियों का इंतजार कर सकते हैं। वो लड़की गर्भवती है। मुझे मत बताओ कि ये बाहर से यामिनी है। तुम अभी भी कम उम्र के हो। सात्विक पटेल ने जोर से कहा, बेहतर होगा कि आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। आप वेन फाइट के चैंपियन हैं, लेकिन एक लंबा पेड़ हवा को आकर्षित करता है। आपको सावधान रहना होगा। दादाजी ज्यादा उत्साहित मत होइए। दरअसल मुझे आज आपसे कुछ कहना है। क्या आप फिर से मुसीबत में पड़ गए हैं? सात्विक पटेल ने धीमी आवाज में पूछा। उन्होंने कहा, कल सुशील वर्मा के दादा ने कहा था कि आपने इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन में परेशानी पैदा करने के लिए उस बदबूदार सुशील वर्मा का पीछा किया। क्या आप मुझे आराम नहीं दे सकते? आपकी उस जगह पर परेशानी करने की हिम्मत कैसे हुई? यहां तक कि अगर आप अमर स्वर्ग के लेट स्टेज मास्टर हैं तो उन बूढ़े लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि दादाजी वैंग ने आपको स्पष्ट रूप से नहीं बताया। दादाजी, मैं आपको निमंत्रण नहीं भेजूंगा। अगले शनिवार सिंक्लेयर्स 388 आरोग्य वन एवेन्यू खुलेगा। सिंक्लेयर्स के मालिक रणवीर पटेल शिक्षाविद पटेल को आमंत्रित करना चाहते हैं। कृपया मुझे कुछ चेहरा दें। श्रीमती पटेल को हमारे साथ आने के लिए कहें। सिंक्लेयर्स, तुम एक क्लिनिक खोलना चाहते हो? क्या तुम गड़बड़ करना बंद कर सकते हो? मैं पहले से ही अपनी गर्दन तक दफन हूं। क्या तुम मुझे कुछ दिन की शांति नहीं दे सकते? सात्विक पटेल ने आंखें फाड़कर कहा। बूढ़े आदमी, अगर मैं अपना क्लिनिक नहीं खोलूंगा तो इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन के वे बूढ़े लोग पागल हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं पुराना रणवीर पटेल नहीं हूं। क्या हम समस्या को विकास के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते? अगर तुम एक क्लिनिक खोलते हो तो क्या तुम्हारा संप्रदाय किसी को अपना डॉक्टर बनने के लिए भेजेगा? मैं इसे स्वयं संभाल लूंगा। मैं संप्रदाय को कैसे परेशान कर सकता हूं? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा।
तुम्हें शनिवार को पता चल जाएगा। मैं अब तुमसे बात नहीं करने जा रहा हूँ। तुमसे बात करना थका देने वाला है। मैं अपनी पत्नी को खोजने जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद रणवीर पटेल सात्विक पटेल की बात सुने बिना ही स्टडी से बाहर चले गए। हाँ, मेरा पोता वो नहीं रहा जो वो हुआ करता था। उसे दवा में अच्छा होना चाहिए क्योंकि वो मुझे और बूढ़ी औरत को इतनी अच्छी चीजें दे सकता है। सात्विक पटेल ने पवन पटेल की पीठ की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, पिछली बार कार दुर्घटना में उनकी मौत भी नहीं हुई थी। मैं किस बारे में चिंतित हूं? जो भी हो, इस बट्टे को जो चाहे करने दो। सात्विक पटेल ने आखिरकार इस पर विचार किया। ये एक बेहद दिल को छू लेने वाला दोपहर का भोजन था। बूढ़ी मैडम ने यामिनी की ओर देखा और उससे तरह तरह के सवाल पूछे, जिससे यामिनी का चेहरा लाल हो गया। पटेल नौटी ने मुस्कुराते हुए अपने सामने हर चीज को देखा। मानव दुनिया में मेरे जीवन को कौन परेशान करना चाहता है? मैं तुम्हें इंसानों की दुनिया में नहीं रहने दूंगा। बुरा लड़का, मैं तुम्हें बता दूं, यामिनी अभी जवान है। आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। जाने के बाद बूढ़ी औरत ने रणवीर पटेल को एक तरफ बुलाया और फुसफुसाते हुए कहा, मैं पहले भी वहां जा चुका हूं। मुझे कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। इसे ज्यादा मत करो। समझ गया। मैंने दादाजी से कहा कि मेरा क्लिनिक अगले शनिवार को खुलेगा। दादी, आपको कुछ सुंदर पहनना होगा, पवन पटेल ने कहा। वो कार में ऐसे बैठा जैसे वो भाग रहा हो और भाग गया। हा हा हा, बुरा लड़का। बुढ़िया बहुत दिलचस्प है। आपको भविष्य में ध्यान देना होगा और उसकी बात सुननी होगी। यामिनी ने स्वाभाविक रूप से बूढ़ी औरत ने रणवीर पटेल से क्या कहा। यामिनी ने फूल की तरह मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कहा, क्या आप घर जा रहे हैं या जावेद यादव को खोजने के लिए मेरे साथ आ रहे हैं? मैं उसे चीजें भेजूंगा और देखूंगा कि नवीनीकरण कैसे चल रहा है। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, घर जाओ, हमारे पास रात जल खेलने का समय है। मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकता। यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा खोना एक आशीर्वाद है। बस उन बूढ़ी महिलाओं के साथ चलें और कुछ मजे करें। इसे बहुत गंभीरता से न लें। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही यामिनी घर पहुंची, तीनों महिलाएं उनके पीछे चली गईं। रणवीर पटेल ने एक बड़े ट्रक को बुलाया और कई लोगों से फर्नीचर को सावधानी से लोड करने के लिए कहा। फिर वो आरोग्यवान स्ट्रीट पर चला गया। भाई शान है, वो बच्चा पहले ही घर छोड़ चुका है। जब रणवीर पटेल हवेली पहुंचे तो उन्हें लगा कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। वो अनुमान लगा सकता था कि ये कौन था। अगर वे एक चाल चलने की हिम्मत करते थे तो वो उनके साथ खेलते थे। तेजवीर, क्या आप उसके शरीर पर एक महाशक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते हैं? फोन के दूसरी तरफ 30 के दशक में एक युवक ने धीमी आवाज में पूछा। मैं इसे महसूस नहीं कर सकता। मैं रणवीर राजांश ने धीमी आवाज में कहा। आप इसे महसूस नहीं कर सकते? आप उसकी निगरानी करते रहते हैं। ये बच्चा हो या नहीं, जियाउटेन की मौत उससे संबंधित है। याद रखें, उसे अपना ठिकाना न खोजने दें। कुरुधरा ने धीमी आवाज में कहा। भाई शान्हे, हम पहले ही ताकेशी विश्वविद्यालय से संबद्ध हाई स्कूल में प्रवेश कर चुके हैं। हम पहले ही रणवीर पटेल से जुड़ी कई लड़कियों की जांच कर चुके हैं। नांगोंग परिवार की छोटी लड़की को छोड़कर दूसरों के साथ कोई समस्या नहीं है। राजांश परिवार के पवन राजांश ने फोन में फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने कहा, भाई शान्हे, उस सदाम शेख से कोई दिक्कत नहीं है जो रणवीर पटेल को फॉलो करते थे, लेकिन उनका शरीर सामान्य लोगों की तुलना में काफी मजबूत है। कितकमल कपूर को एक समस्या है, वो अमर स्वर्ग क्षेत्र को तोड़ने वाला है। सिद्धार्थ राजांश ने फोन पर कहा, अपना काम अच्छी तरह से करो, जल्दबाजी में काम मत करो। कुरुधरा ने फोन में कहा। अन्य तीनों ने एक ही समय में सिर हिलाया। मार्शल सिटी के 4 कीट। अभी भी 3 अन्य साथी हैं जिन्हें मुझे जानने की जरूरत है। मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि मेरे भतीजे को किसने मारा। मेरे भतीजे को मारने के बाद भी कौन जीवित रह सकता है? इतना कहने के बाद राजांश शान्हे के शरीर से एक जबरदस्त आभा फूट पड़ी। दूसरे भाई, मैं अभी आरोग्यवान स्ट्रीट जा रहा हूं। यदि आज तक घर पूरा नहीं हुआ है तो आपका काम हो गया। मैंने पहले ही सभी फर्नीचर तैयार कर लिए हैं और मैं उन्हें क्लिनिक में रखने जा रहा हूं। पवन पटेल ने रास्ते में जावेद यादव को फोन किया और मुस्कुराते हुए कहा, जब आपने फोन किया तो मैं आपको फोन करने ही वाला था। मैं पूरी सुबह आपका इंतजार कर रहा था। आज चौथा दिन है, जल्दी आओ। श्रमिकों से जाने से पहले चीजों को अंदर ले जाने में मदद करने के लिए कहो। जावेद यादव ने फोन की दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए कहा। भाइयों, थोड़ी देर और रुको, मुझे थोड़ी देर में आपकी मदद की जरूरत होगी। हर कोई 1000 रुपए जोड़ेगा। बॉस जिया, घर को इस तरह सजाया गया है, क्या वास्तव में कोई फर्नीचर है जिसका उपयोग इसे सजाने के लिए किया जा सकता है? एक बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। वह नवीनीकरण के नेता पुण्यभूमि बिल्डिंग एसोसिएशन के निदेशक थे। रणवीर पटेल ने जावेद यादव को पहली बार जो ड्राइंग दी थी उसे जब उन्होंने देखा तो वे अपने सामने की ड्राइंग से पूरी तरह से आकर्षित हो गए। यही कारण था कि उन्होंने घर के नवीनीकरण में भाग लिया। टीचर भाटी, बस मुझे लिटिल जिया कहो, जावेद यादव ने विनम्रता से कहा। नवीनीकरण में मदद करने के लिए राज सौरभ भाटी जैसे व्यक्ति को आमंत्रित करने में सक्षम होने के लिए वह अपने दादा इरा युंग को चेहरा दे रही थी। उसे सम्मानजनक होना था। मुझे यकीन नहीं है कि मेरा भाई इस बार फर्नीचर से मेल खा सकता है, क्योंकि साधारण फर्नीचर सजावट की इस शैली से बिल्कुल मेल नहीं खा सकता है।
जावेद यादव ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन मेरे भाई ने फ़ोन किया, वह जल्द ही यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं। यदि आपका भाई वास्तव में इस नवीनीकरण से मेल खाने वाला फर्नीचर बना सकता है तो मैं नवीनीकरण के लिए पैसे नहीं लूंगा। छोटी जिया, कृपया अपने भाई से कहें कि वह मुझे कुछ तस्वीरें लेने दे और मुझे चित्र दें, राज सौरभ भाटी ने मुस्कुराते हुए कहा। टीचर भाटी, आप मजाक कर रहे होंगे, ये एक अलग मामला है। आप ही थे जिन्होंने इस घर को हटाने में मदद की थी, इसलिए आप अपनी इच्छा अनुसार इसकी तस्वीरें ले सकते हैं। मैं आपको वे चित्र दूंगा। मैं इस मामले पर फैसला ले सकता हूं, जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। जावेद यादव के फैसले ने राज सौरभ भाटी के वंशजों को बड़ी रकम कमाने की अनुमति दी। 100 साल बाद पवन पटेल के 7 भ्रष्टचित्र एक नीलामी में 700 मिलियन रुपए की ऊंची कीमत पर बेचे गए। जब भी जावेद यादव इस मामले पर बात करते थे, उन्हें थोड़ा सा दिल का दर्द होता था। दूसरा भाई, किसी को कार उतारने के लिए बुलाओ। फर्नीचर कार से पहले रणवीर पटेल की कार क्लिनिक के सामने आ गई। रणवीर पटेल सीधे अंदर चले गए, चलते ही सिर हिलाते हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में ऐसा कोई शिल्पकार होगा। हालांकि कुछ छोटी छोटी बातें रणवीर पटेल की कल्पना से अलग थीं, लेकिन समग्र भावना वही थी जो रणवीर पटेल चाहते थे। सुमेर राणा, इधर आओ, आइए मैं आपका परिचय कराता हूं। ये टीचर भाटी हैं, आपके नुस्खे के नवीनीकरण के मुख्य कमांडर टीचर भाटी हैं। टीचर भाटी, ये हमारे भाई रणवीर पटेल हैं, जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर पटेल ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से राज सौरभ भाटी से हाथ मिलाया। ये आपसी प्रशंसा की भावना थी। टीचर भाटी, कृपया एक नज़र डालें और हमारे लोगों को कार उतारने में मदद करने की व्यवस्था करें, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। राज सौरभ भाटी ने अपने लोगों को 13.5 मीटर लंबी कार्गो वैन के किनारे आने के लिए कहा। ड्राइवर, दरवाज़ा खोलो, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए ड्राइवर से कहा। हिलो मत, पहले मुझे एक नज़र डालने दो। जैसे ही राज सौरभ भाटी ने दरवाज़ा खोला, उसके चेहरे पर लकड़ी की एक खुशबू आ गई। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने जीवन भर इन चीज़ों से निपटा था, वह जानता था कि वैन में फर्नीचर साधारण नहीं था। अंश, थोड़ी देर रुको, आप सब पहले वापस जा सकते हैं। मैं आपको अगले कुछ दिनों के लिए सभी मजदूरी का भुगतान करूंगा, राज सौरभ भाटी ने सीधे उन लोगों को जाने के लिए कहा जो कार उतारने की तैयारी कर रहे थे। टीचर भाटी, मुझे नहीं पता कि आपका क्या मतलब है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए पूछा। उन्होंने आज सुबह काम किया, मुझे डर है कि अनलोड में समस्या होगी, मैं किसी और को बुलाऊंगा, राज सौरभ भाटी ने फ़ोन नंबर डायल करते हुए कहा। अंश, इसे फर्नीचर कैसे माना जा सकता है? ये तो कला का एक काम है। क्या आप वास्तव में इस फर्नीचर का उपयोग करना चाहते हैं? टीचर भाटी, आप मजाक कर रहे होंगे, इन चीज़ों को खोजना मुश्किल है, इसे कला का काम नहीं माना जा सकता है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि शिक्षक भाटी के पास अभी भी लोग हैं, इसलिए हम कुछ समय इंतजार करेंगे। हेलो, ज्ञानेंद्र भाटी, मैं राज सौरभ भाटी हूँ। मुझे अपने स्थान से 30 विश्वसनीय युवक ढूंढो और उन्हें 38 आरोग्यवान स्ट्रीट पर भेज दो। उन्हें त्वरित और विश्वसनीय होना चाहिए। इसके अलावा कार में कुछ कॉटन दस्ताने और 100 मीटर कॉटन कपड़ा ले आओ, राज सौरभ भाटी ने फ़ोन में जोर से कहा। पिताजी, क्या हम अगली बार इतने औपचारिक नहीं हो सकते? ज्ञानेंद्र भाटी, क्या है? मैं राज सौरभ भाटी हूँ। आप, ऐसा लगता है जैसे हम अभी मिले हैं। फ़ोन के दूसरी ओर से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज़ आई। वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पर टीम का नेतृत्व करूंगा। पिताजी, आप पहले आराम करने के लिए जगह मिलते हैं। ज्ञानेंद्र भाटी को राज सौरभ भाटी की कोई परवाह नहीं थी और उन्होंने पहले ही लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। खांसी, खांसी, खांसी। टीचर भाटी, ये काफ़ी दिलचस्प है कि आप बच्चे से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने अपने आप को आपके सामने शर्मिंदा किया है। मेरा बेटा निराश है। मैंने उसे निर्माण व्यवसाय में मेरा अनुसरण करने के लिए कहा, लेकिन वह कंपनी खोलने के लिए भाग गया। अब हमने एक स्पष्ट रेखा खींच ली है। मैं उसके लोगों का उपयोग करूंगा और उसे धन दूंगा। हम भी हैं, राज सौरभ भाटी ने निराशा से कहा। उन्होंने कहा, बच्चों और पोते पोतियों का अपना आशीर्वाद होगा। टीचर भाटी, आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपका पोता पैदा हो जाएगा तो आप बस अपने इस कौशल को उसे दे सकते हैं और अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, पटेल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। राज सौरभ भाटी के चेहरे को देखकर वो बता सकते थे कि ज्ञानेंद्र भाटी के 2 बेटे होंगे। ये सही है, वो ज्ञानेंद्र भाटी सीखना नहीं चाहते, मैं उसे मृदुल सिखा सकता हूँ। राज सौरभ भाटी ने रणवीर पटेल की बातें सुनी और अचानक उन्हें एहसास हुआ। पिताजी, मैं लोगों को लाया हूँ, आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, बस मुझे बताओ। उनके बगल में 1.85 मीटर की ऊंचाई वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया। उसके पीछे एक ही तरह के कपड़े पहने 30 युवक 2 जिनबेई कारों से बाहर निकले। वे एक युवा जीवन शक्ति का अनुभव कर रहे थे। ये अंश है, मैं आज कार उतारने में उसकी मदद कर रहा हूँ। कार फर्नीचर से भरी हुई है, केवल एक ही आवश्यकता है, कोई नुकसान नहीं हो सकता। अगर कोई नुकसान हुआ है तो आप इसकी भरपाई नहीं कर सकते, ना ही मैं कर सकता हूँ, राज सौरभ भाटी ने जोर से कहा।
भाई भाटी, ये उतना गंभीर नहीं है जितना टीचर भाटी ने कहा था। आपको बस कार को उतारना है, ध्यान रखो, ये कुछ मूल्यवान नहीं है। रणवीर पटेल ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा। भाई चिंता मत करो, ये सभी लोग सेना से रिटायर हुए हैं, वे कार्य को पूरा करने का वादा करते हैं। ज्ञानेंद्र भाटी ने मुस्कुराते हुए कहा। भाइयों, चलो कार से फर्नीचर को घर में उतारते हैं, ध्यान से। हम कार्य पूरा करने का वादा करते हैं। 30 युवक एक ही समय में चिल्लाने लगे। फिर वे 2 समूहों में बट गए। एक समूह कार पर था और दूसरा समूह कार को उतार रहा था। ओल्ड 7, इस टेबल को देखो, ये नक्काशी सबसे अच्छी है जिसे मैंने इतने सालों में देखा है। ये हमारे कमांडर के घर से भी बेहतर है, एक युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। सामग्री निश्चित रूप से अच्छी है, वजन को देखो। भाई 5, चलो सावधान रहें, हम फर्नीचर के इस बैच को कुछ भी नहीं होने दे सकते। ओल्ड 7 फुसफुसाया। भाई 5, मेज को देखो, जब हमारा काम पूरा हो जाए तो आइए उस छोटे भाई से पूछें कि उसे ये नक्काशी कहाँ से मिली, ये बहुत सुंदर है। रणवीर पटेल, जावेद यादव और झांग पिता पुत्र निष्क्रिय नहीं रहे। चारों ने एक एक करके घर में फर्नीचर रख दिया। हर बार जब किसी वस्तु को ठीक से रखा जाता था तो वो आसपास की सजावट के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो जाती थी। राज सौरभ भाटी चौंक गए और चौंक गए। लगभग 2 घंटे काम करने के बाद कार के सभी फर्नीचर उतार दिए गए। केवल एक लंबा साइन बोर्ड बचा था। भाई भाटी, आपको आना होगा, इस साइन बोर्ड को संभालना आसान नहीं है। 30 युवकों का नेता ज्ञानेंद्र भाटी के पास गया और फुसफुसाया। क्या स्थिति है? क्या ये सिर्फ एक साइन बोर्ड नहीं है? इसमें इतना मुश्किल क्या है? ज्ञानेंद्र भाटी फुसफुसाए। भाई भाटी, हमने अभी अभी साइन बोर्ड उठाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हिला। हम ये नहीं बता सकते कि साइन बोर्ड किस सामग्री का बना है, लेकिन ये थोड़ा भारी है, युवक फुसफुसाया। ज्ञानेंद्र भाटी ने थोड़ा सिर हिलाया और कार में कूद गए। उसने 10 मीटर लंबे साइन बोर्ड को अपने हाथ से धक्का दिया, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिला। ये ऐसा नहीं लगता कि ये धातु से बना है, लेकिन ये इतना भारी क्यों है? ज्ञानेंद्र भाटी दंग रह गए। आप लोग नजर रखें, संकेत को किसी को मारने न दें। मैं रणवीर पटेल से पूछूंगा कि ये चिन्ह किसने लगाया है। भाई भाटी, आपको वो साइन बोर्ड करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कुछ सोचूंगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। वो फोटो के बारे में भूल गया था। लाओजुन की गलुकी में लगभग 20 मीटर लंबा मिलेनियम कोल्ड आयरन वुड का एक टुकड़ा था। ये बात इंसानी दुनिया की कोई बात नहीं थी। रणवीर पटेल ने अपनी उड़ती तलवार से कोल्ड आयरन वुड को सीधे काटकर सिनक्लेयर्स का साइन बोर्ड बना दिया। लगभग 10,000 जिन का एक साइन बोर्ड अकेले जनशक्ति द्वारा ले जाना आसान नहीं था। क्या इससे अधिक उसे इसे दरवाजे पर लटकाना था? अगर उसने कार में डालते समय एक फॉर्मेशन स्थापित नहीं किया होता तो कार इसका सामना नहीं कर पाती। क्या ऐसा है? उस स्थिति में हम और समय बर्बाद नहीं करेंगे, ज्ञानेंद्र भाटी ने मुस्कुराते हुए कहा। पिताजी, काम हो गया, मेरे लोग हो गए हैं। क्या आप मेरे साथ रात के खाने के लिए घर आना चाहते हैं? ज्ञानेंद्र भाटी ने राज सौरभ भाटी की ओर देखकर पूछा। अपने लोगों को लेकर पहले वापस जाओ, मुझे कुछ समय इंतजार करना होगा, राज सौरभ भाटी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं यहाँ काम पूरा करने के बाद तुम्हें खोजने के लिए तुम्हारे घर जाऊंगा। मृदुल घर पर होना चाहिए, है ना? ठीक है, मैं अपनी पत्नी को कुछ सब्जियां खरीदने और तुम्हारे लिए कुछ अच्छे व्यंजन बनाने के लिए कहूंगा, ज्ञानेंद्र भाटी ने कहा और अपने लोगों के साथ वापस चले गए। 6. मैं उन लोगों का इलाज नहीं करता जो अविवाहित हैं। मैं झूठ बोलने वालों के साथ व्यवहार नहीं करता। मैं उन लोगों के साथ व्यवहार नहीं करता जो अपमानजनक हैं। मैं उन लोगों के साथ व्यवहार नहीं करता जो अन्यायी हैं। मैं उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता जो अच्छी तरह से नहीं मिलते। मैं उन लोगों का इलाज नहीं करता जो इलाज नहीं करना चाहते हैं। छोटे युवी, चलो पहले अन्य चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं। इन शब्दों को किसने लिखा? कृपया मुझे बताएं, मैं उसे एक यात्रा का भुगतान करेंगे। राज सौरभ भाटी ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। हाँ, ये सिनक्लेयर्स दिलचस्प है। लिटिल यूवी, सिनक्लेयर्स का प्रभारी डॉक्टर कौन है? अंकल भाटी, सिनक्लेयर्स की सजावट के लिए धन्यवाद। इन शब्दों को किसने लिखा है और इस चिकित्सा केंद्र का प्रभारी डॉक्टर कौन है? मैं आपको केवल ये बता सकता हूँ कि ये वही व्यक्ति है। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि ये कौन है तो अगले शनिवार को उद्घाटन समारोह में आए। मैं आपको अकेले निमंत्रण कार्ड नहीं दूंगा, रणवीर पटेल ने कहा और एक चेक सौंपा। अंकल भाटी, यही बात है। ये मत सोचो कि ये बहुत कम है। ये सजावट केवल आपके लिए नहीं है, हर किसी के पास समर्थन करने के लिए एक पत्नी और बच्चे हैं। राज सौरभ भाटी ने सिर हिलाया और चेक ले लिया। ये 10 मिलियन रुपए था, जो शुरू में उनके द्वारा सहमत किए गए 5 मिलियन रुपए से दोगुना था। हालांकि रणवीर पटेल के एक्सप्रेशन को देखकर राज सौरभ भाटी ने बहस नहीं की और सीधे अपने पर्स में डाल दिया। छोटी युवी, मैं निश्चित रूप से अगले शनिवार को वहां रहूंगा। मुझे इन 2 दिनों में आना है। छोटी जिया ने मुझसे वादा किया है और मुझसे कुछ तस्वीरें लेने के लिए कहा है, राज सौरभ भाटी ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, कुछ जगहें हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। मैं उस समय अंकल भाटी से अच्छी बात करूंगा। मैं आपको रात के खाने के लिए रुकने के लिए नहीं कहूंगा। जाओ और अपने पोते को देखो। हाँ, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। सुमेर राणा, तुम सच में उदार हो।
मैं आपकी कुर्सी पर बैठने की हिम्मत नहीं करता। ये 50 साल से अधिक पुराने हुआंग हुआली से बना होना चाहिए। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपको ये कहाँ से मिला। जावेद यादव और रणवीर पटेल मेडिकल सेंटर में बैठे थे और जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद दूसरे भाई। भाटी चाचा एक अच्छे इंसान है। यदि आप भविष्य में एक शाखा खोलना चाहते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं। हाँ, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, ओपनिंग सेरेमनी से पहले भाई मनीष और भाई सुशील को यहाँ बुलाएं। मैं आपके लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करूंगा और आप में से प्रत्येक को 10% शेयर दूंगा। उस समय ये चिकित्सा केंद्र हमारे स्वामित्व में होगा। तीसरे भाई ने कहा कि आपका चिकित्सा कौशल अद्वितीय है। क्या ये सच है? समय आने पर इन सभी अच्छी चीज़ों को ना खोएं। जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप सच में पैसे खो देते हैं या आपके पास पैसे की कमी है तो सीधे मुझे बताएं। मैंने आपकी अरबों की संपत्ति को नहीं छुआ है। मेडिकल सेंटर में चीज़ें ना बेचें। सुनो, दूसरे भाई ने क्या कहा, जब सिंक्लेयर्स खुलता है तो मैं हर दिन 10 लोगों का इलाज कर सकता हूं। आपको पता चल जाएगा कि मैं शुरुआती दिन क्या करने में सक्षम हूं। हाँ, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अन्य चीज़ों की परवाह नहीं है। वैसे भी ओपनिंग डे पर आपको मेरे खाने का ध्यान रखना होगा और मुझे जी भर के पीने देना होगा। पवन पटेल ने कहा, इस चीज़ को आजमा कर देखें कि इसका स्वाद कैसा है। उनके हाथ में जादू की चाल की तरह झटके का एक टुकड़ा आया और उन्होंने उसे जावेद यादव की ओर फेंक दिया। अरे, ये क्या है? ये काला है। जावेद यादव ने थोड़ी देर तक संदेह के साथ कहा और फिर उसे अपने मुंह में डाल लिया। अरे सुमेर राणा, तुम्हारे पास कितनी अच्छी चीज़ें हैं, उन सभी को बाहर निकालो। मैं आपके चिकित्सा केंद्र के उद्घाटन के बारे में काफ़ी चिंतित हूँ। जल्दी करो और मुझे कुछ खाने के लिए दो। मुझे क्षमा करे दूसरे भाई, तुम्हारी भाभी ने मुझे इसमें से थोड़ा सा ही छोड़ा है। उसने ये सब आपको दे दिया। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी अभी उन्होंने जावेद यादव को ड्रैगन मीट का एक टुकड़ा दिया। कहा जाता था कि ऊपर ड्रैगन का मांस और नीचे गधे का मांस था। वास्तव में वे नहीं जानते थे कि ड्रैगन का मांस गधे के मांस की तुलना में 10,000 गुना अधिक स्वादिष्ट होता है। आपके पास घर में और भी बहुत कुछ है ना? आज रात के खाने के लिए मैं तुम्हारे साथ घर जाऊंगा। मैं भाभी से कहूंगा कि वो मेरे लिए कुछ और पकाएं। हाल ही में तुम्हारी भाभी का मूड अच्छा नहीं है। यदि तुम उसके खंजर से नहीं डरते हो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरे भाई, जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगा तो मैं यामिनी से तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन की एक मेज बनाऊंगा, फिर हम साथ में खाएंगे। लेकिन मेडिकल सेंटर खुलने वाला है, इसलिए मेरे पास हाल ही में समय नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे मेडिकल सेंटर के खुलने का इंतजार करूंगा। जावेद यादव ने जोर से कहा, अगर आपके पास इतना स्वादिष्ट भोजन है तो भले ही आपका मेडिकल सेंटर दवा न बेचता हो, फिर भी आप खाना बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरे भाई, आज मुझे आखिरकार पता चला कि आप एक शुद्ध खाने के शौकीन हैं। खाने में सक्षम होना एक आशीर्वाद है। कुछ लोग खाना चाहते हैं लेकिन नहीं खा सकते। ऐसा कहते जावेद यादव शरीर को हिलाते हुए मेडिकल सेंटर से बाहर चले गए। अगले शनिवार, जल्दी करो। रणवीर पटेल लकड़ी की कुर्सी पर लेटे हुए थे। उनकी आंखें सिकुड़ रही थीं। चिकित्सा केंद्र का पहला कदम माना जा सकता है। जब आसमान में अंधेरा छा जाता तो वो जाकर साइन बोर्ड लटका देता। उस समय उसे एक गठन स्थापित करना होगा, अन्यथा दीवार 10,000 पाउंड से अधिक वजन वाले साइन बोर्ड का समर्थन करने में सक्षम नहीं होगी। उन्होंने ट्वीट किया, अमर स्वर्ग के शुरुआती दौर के एक्सपर्ट मनीष कटिहार एक सैनिक और रणवीर पटेल के भाई हैं। जावेद यादव बेहद उच्च ईक्यू के साथ एक खाने के शौकीन, पुण्य भूमि में 30 साल से कम उम्र के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और रणवीर पटेल के दूसरे भाई हैं। सुशील वर्मा वॉरियर कासल के अनुशासन निरीक्षण आयोग के उपनिदेशक और रणवीर पटेल के तीसरे भाई। क्रूधर में अपने हाथ में दी गई जानकारी को देखा और उसके मन में संदेह का एक अंश दिखाई दिया। 4 लोग उस सैनिक राजा मनीष कटिहार को छोड़कर, जिनके पास कुछ ताकत है, लेकिन इस तरह की ताकत के साथ लिटिल तियान को चोट पहुंचाना असंभव है। इसके अलावा लिटिल तियान उस दिन सभागार में बेहोश हो गया था, इसलिए सभागार में उस पर हमला किया गया होगा। ये कौन हो सकता है? क्रूधर ने मन ही मन चुपके से कहा। शिव, पुण्यभूमि के स्पेशल एबिलिटी ग्रुप के सदस्य, एक साइकोकाइनेसिस मास्टर, एक मध्य चरण अमर स्वर्ग विशेषज्ञ की तुलना में ताकत है। क्रूधर की नजर एक बार फिर शिव पर पड़ी। ये छोटी लड़की उस दिन मौजूद थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने लिटिल तियान को घायल कर दिया हो? ताकत के अनुसार वो लिटिल तियान के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत सकती। उन्होंने कहा, शिव, ये पता चल जाएगा कि उसे पकड़ा गया है या नहीं, उससे पूछताछ की जाएगी। साइकोकाइनेसिस मास्टर, मैं देखता हूं कि पुण्य भूमि के स्पेशल एबिलिटी ग्रुप के सदस्य क्या करने में सक्षम हैं। क्रूधर ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपके से कहा,
बहन पीहू, मुझे आपका जेड पेंडेंट देखने दो। संजना ने तुरंत जेड पेंडेंट लड़कियों को सौंप दिया। हालांकि उन्हें एक उपहार मिला, लड़कियों को कमोबेश जलन हुई, क्योंकि ये संजना ही थी जिसने जेड पेंडेंट भेजा था, न कि खुद रणवीर पटेल। ये सब एक जैसा है, पीहू ने शिव को अपना जेड पेंडेंट देते हुए कहा। बहन, कुछ बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। शिव पीहू पर झुका और फुसफुसाया। जुईमेन द्वंद्व युद्ध से वो व्योमेश मर चुका है। आज मेरे दादाजी ने मुझे सावधान रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में परेशानी हो सकती है। दादाजी ने यह भी कहा कि मैं इस मामले को खुद सुलझा लूंगा। तुम ये कैसे कर सकती हो? तुम सिर्फ एक छोटी लड़की हो जो अभी 10 साल की हुई हो। तुम क्या कर सकती हो? पीहू ने जोर से कहा। बहन, शांत हो जाओ। ये जेड पेंडेंट सरल नहीं है। अगर हम में से किसी को कुछ भी होता है तो बिग ब्रदर बैड गाय को तुरंत पता चल जाएगा। शायद बिग ब्रदर बैड गाय को भी पता है कि व्योमेश के साथ कुछ हुआ है। मुझे ये भी यकीन है कि व्योमेश के मामले का बिग ब्रदर बैड गाय से कुछ लेना देना है। वो बुरा आदमी भाई भी मुसीबत में पड़ जाएगा। पीहू ने चिंता के भाव से पूछा। वो शिव की पृष्ठभूमि को जानती थीं। वो पुण्य भूमि के स्पेशल एबिलिटी ग्रुप की सदस्य थीं। वो रणवीर पटेल के बारे में चिंता करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थीं जब उसने कहा कि इतनी ताकत वाला कोई व्यक्ति मुसीबत में पड़ सकता है। व्योमेश की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर वे आते हैं तो ऐसा ही होगा। अगर वे नहीं कर सकते हैं तो लड़ो। अगर वे जीत नहीं सकते हैं तो भागो। पुराने घर में जाओ और यामिनी को ढूंढो। यामिनी तब इसे सुलझाने में आपकी मदद करेगी। समझ गया, बिग ब्रदर बैड गाय। लेकिन आपको सावधान रहना होगा। मेरे दादाजी ने कहा कि इस बार राजंश परिवार के द्वारा भेजे गए लोग अमर स्वर्ग मध्य चरण मास्टर हैं। वे बहुत ही असामान्य हैं। शिव ने धीरे से कहा। चिंता मत करो। अन्य बहनों को इस बारे में मत बताना। ऐसा न हो कि वे चिंता करें। अमर वर्ग मास्टर उनका कुछ नहीं करेंगे। अगले शनिवार जब मेडिकल सेंटर खुलेगा तो मैं आपको विवरण बताऊंगा जब आप आएंगे, रणवीर पटेल ने कहा। फिर उसने कुछ देर पीहू के साथ बातचीत की और उन्होंने फोन रख दिया। इस समय बहुत से लोग नहीं हैं। मैं पहले साइन बोर्ड लटका दूंगा। रणवीर पटेल सिनक्लेयर्स के दरवाजे के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोले। गाड़ी के ड्राइवर को रणवीर पटेल ने विदा कर दिया था। वो गाड़ी में चला गया और साइन बोर्ड को छूने के लिए आगे बढ़ा। फिर उसने जेट के 7 टुकड़े निकाले और उन्हें साइन बोर्ड पर रख दिया। उसने साइन बोर्ड पर एक फ्लोटिंग एरे स्थापित किया। फिर उसने धीरे धीरे साइन बोर्ड को गाड़ी से बाहर निकाला और दरवाजे पर लटका दिया। सिनक्लेयर्स, हाँ, मेरा चिकित्सा केंद्र बीमारियों को ठीक करने और लोगों को बचाने के लिए अच्छा है। ये एक बड़ी योग्यता है। अगर मुझे भविष्य में स्वर्ग के दायरे में चढ़ने का मौका मिलता है तो 9 क्लेश स्वर्गीय थंडर भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मेडिकल सेंटर खोलने के लिए यामिनी और मैं अकेले ऐसा नहीं कर सकते। हमें कुछ लोगों को भर्ती करना होगा। इसके बारे में मत सोचो। चलो पहले घर चलते हैं। 40,000। दरवाजे में घुसने से पहले रणवीर पटेल ने यामिनी की आवाज़ सुनी। यामिन, आज तुम्हारी किस्मत इतनी ही है, बगल के घर की एक महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ी बहन, मैं हाल ही में चिकित्सा केंद्र के नवीनीकरण में व्यस्त हूँ। शायद मुझे अच्छा आराम नहीं मिला। चलो आज यहाँ रुकते हैं और एक और दिन खेलते हैं, यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। बस अपने बदमाश पटेल पर व्यवसाय छोड़ दो। महिलाओं को बस घर पर रहने की जरूरत है। उसके सामने वाली महिला ने पैसे गिने और मुस्कुराते हुए कहा। मैंने अपने पति को आपके मेडिकल सेंटर के खुलने के बारे में पहले ही बता दिया है। समय आने पर वो जाकर देखेंगे। मैं भी जाऊंगी। बड़ी बहनों, तुम सब यहाँ हो। रणवीर पटेल मुस्कुराते हुए अंदर आए। मैं पूरे दिन व्यस्त रहा हूँ। मैंने तुम्हारी अच्छी देखभाल नहीं की। थोड़ा बुरा, भले ही आप व्यस्त हों, फिर भी आपको अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। चूंकि आप वापस आ गए हैं, हम पहले जाएंगे। जब आपके चिकित्सा केंद्र के खुलने का समय आएगा तो हम सब जाएंगे। मैंने यामिनी से सुना है कि आपका मेडिकल सेंटर अच्छे सौंदर्य प्रभाव के साथ कुछ इंडेन दवा बेचेगा। समय आने पर आप हमें छूट दे सकते हैं, बगल की महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। सस्ते से आपका क्या मतलब है? आज मेरे पास 3 गोलियां हैं। बड़ी बहनें, आप में से प्रत्येक के लिए एक। इसे आजमाएं और इसे यहाँ ले जाएं। अगर कुछ होता है तो मैं इसे समय पर निपट सकता हूँ, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने 4 पन्ना हरी गोलियां निकालीं और उन चारों के सामने रख दीं। थोड़ा बुरा, क्या हम इसे सीधे खाते हैं? महिला ने कुछ हिचकते हुए पूछा। बड़ी बहनों, चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं होगी। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। देखो, ये मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट है। रणवीर पटेल ने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट निकाला। यदि आप इसे नहीं खाना चाहते हैं तो मैं इसे नहीं खाना चाहूंगा। मैं यामिनी और लिटिल बैड में विश्वास करता हूँ। श्रीमयी नाम की महिला ने गोली ली और अपने मुंह में डाल ली। रणवीर पटेल को कोई जल्दी नहीं थी और उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने सामने 3 लोगों की तरफ देखा। श्रीमयी द्वारा औषधीय गोली उसके मुंह में डालने के बाद उसके दिमाग में एक ठंडक का निशान दौड़ गया और फिर अन्य 2 महिलाएं चौंक गईं।
37 वर्ष की उम्र महिलाओं के लिए एक वाटरशेड थी। कौवे के पैर अधिक से अधिक स्पष्ट होने लगे और रंग के धब्बे दिखाई देने लगे, लेकिन श्रीमई के चेहरे पर कौवे के पैर नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से गायब हो गए और उसके चेहरे पर रंग के धब्बे भी गायब हो गए। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और औषधीय गोली अपने मुंह में भर ली। श्रीमई सिस्टर, शौचालय पीछे है, जल्दी करो, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। श्रीमई तेजी से शौचालय की ओर भागे और फिर वांग बिंग और झांग युन भी शौचालय की ओर भागे। गनीमत रही कि रणवीर पटेल के घर में कई शौचालय थे, वरना वे खुद को बेवकूफ बना लेते। बुरे आदमी, तुमने वास्तव में बहुत प्रयास किया है, यामिनी ने भागती कई महिलाओं को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कुछ मैल नहीं फेंका, लेकिन प्रभाव बुरा नहीं है, रणवीर पटेल ने कहा और यामिनी को गहरे हरे रंग की एक औषधीय गोली दी। यामिनी विनम्र नहीं थी और उसने सीधे उसे निगल लिया और फिर पालथी मारकर बैठ गई और औषधीय कार्यकारिता को अवशोषित करना शुरू कर दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।